तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग कार्बीन को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने कार्बीन के अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिए थे और मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कुल हमने 13 मेथड ऑफ प्रिपरेशन किए थे, जिसको हमने लास्ट में रिकॉल भी कर लिया था। आज मैं कार्बीन की केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों से डिस्कस करता हूं। तो आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ओके, देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन के अंदर सबसे पहले जो हमें इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कवर करनी है वो है रीअरेंजमेंट। यानी सबसे पहले हमारे को जो केमिकल प्रॉपर्टीज की पढ़नी है उसको हम कह रहे हैं रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहले हम ये प्रॉपर्टीज की कवर करते हैं रीअरेंजमेंट। देखो, कार्बीन में कई प्रकार के रीअरेंजमेंट होते हैं। इसके अंदर कहते हैं एक होता है वुल्फ रीअरेंजमेंट, एक होता है इसके अंदर 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कार्बीन से एलाइड बना के, एक इसमें हम लोग पढ़ेंगे डॉयनिंग लिव फ्लेम एलिन सिंथेसिस, और एक इसमें हम रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे स्कैट बॉल रीअरेंजमेंट। आज के इस क्लास के अंदर हम ये 4 प्रकार के रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे। कौन कौन से मैं रिकॉल करता हूं फिर से। एक वुल्फ रीअरेंजमेंट, एक इसके अंदर 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट वाया द फॉर्मेशन ऑफ एलाइड, एक स्कैट बॉल रीअरेंजमेंट और एक डॉयनिंग लिव फ्लेम एलिन सिंथेसिस। क्लियर? ये 4 प्रकार के रीअरेंजमेंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इनमें से मैं सबसे पहले जो रीअरेंजमेंट चालू कर रहा हूं वो रीअरेंजमेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल वुल्फ रीअरेंजमेंट। यानी सबसे पहला रीअरेंजमेंट जो मैं यहां आपसे डिस्कस करूंगा दैट इज द वुल्फ रीअरेंजमेंट। देखिए, वुल्फ रीअरेंजमेंट क्या होता है सबसे पहले हमारे को यह पता होना चाहिए। तो वुल्फ रीअरेंजमेंट के बारे में यह कहा जाता है कि इट इज ऑब्जर्व इन कीटो कार्बीन। वुल्फ रीअरेंजमेंट किन में होता है? कीटो कार्बीन के अंदर ऑब्जर्व होता है। तो देखो, एक एक पॉइंट मैं इसके अंदर डिस्कस करता हूं, आप लोग समझते चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इट इज ऑब्जर्व इन कीटो कार्बीन। ऑब्जर्व इन कीटो कार्बीन। करेक्ट। कीटो कार्बीन के बाद जब वुल्फ रीअरेंजमेंट कीटो कार्बीन में हो जाता है तो आफ्टर द वुल्फ रीअरेंजमेंट जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो मिलता है कीटीन। तो हम कहेंगे प्रोडक्ट इज कीटीन। प्रोडक्ट इज कीटीन। यानी वुल्फ रीअरेंजमेंट के बाद हमें प्रोडक्ट कीटीन ऑब्टेन होता है। अब देखिएगा आगे, वुल्फ रीअरेंजमेंट जो कीटो कार्बीन में होता है उसकी नेचर एनाइनोट्रॉपिक होती है। मतलब एनाइनोट्रॉपिक टाइप का रीअरेंजमेंट होता है। और एनाइनोट्रॉपिक का मतलब हम लोग जानते हैं कि माइग्रेटिंग ग्रुप माइग्रेट्स विद इट्स बॉन्ड पेयर। और माइग्रेटिंग ग्रुप अपने बॉन्ड पेयर के साथ क्यों माइग्रेट करेगा, क्यों एनाइनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा, ये हम लोग समझते हैं। बिकॉज कार्बीन एक इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज है, और एक इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज के ऊपर अगर कोई ग्रुप आएगा तो अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से लेकर आएगा तो वो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट साइड उसका वेलकम करेगी। और अगर वो भी ऐसे आएगा फक्कड़ तो फिर भैया वो मना कर देगी, रहने दे, हम तो जैसे हैं वैसे ही ठीक है, हमारे भी खाने पीने के सतूने नहीं है, तू और आ जाए यहाँ पे। तो हमेशा इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट साइट के ऊपर जो भी ग्रुप आएगा माइग्रेट होके वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के साथ आएगा। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि होने वाला ये रीअरेंजमेंट का नेचर एनाइनोट्रॉपिक होता है, या कह दो न्यूक्लियोफिलिक होता है। तो हम कहते हैं एनाइनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। एनाइनोट्रॉपिक, और एनाइनोट्रॉपिक को ही और क्या कहा जा रहा है? न्यूक्लियोफिलिक। ये लीजिए, ये लीजिए, एनाइनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। क्लियर? आगे देखिएगा, एक और इसके अंदर पॉइंट वो क्या है, आपको मैं रिकॉल करवा दूं कि जब भी कभी कोई भी कार्बोकेटाइन
हम इस प्रकार का बनाते थे, यानी रिंग पर ही पॉजिटिव चार्ज होता है। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बोलता हूं आप लोगों के लिए कि रिंग पर ही इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट साइट होती है। रिंग पर ही इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट साइट होती है। तो याद करो, इसमें रीअरेंजमेंट हम रिंग कॉन्ट्रैक्शन के साथ करवाते थे। रीअरेंजमेंट कैसा होता था? रिंग कॉन्ट्रैक्शन के साथ। तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा इस कीटो कार्बिन के अंदर देखने को मिलता है कि अगर ये कीटो कार्बिन साइक्लिक होती है तो प्रोडक्ट कीटीन जो हमें मिलता है वो रिंग कॉन्ट्रैक्शन के साथ मिलता है। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। तो मैं क्या कहूं, इफ कीटो कार्बिन is cyclic in nature, if keto carbene is cyclic in nature, then प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट कौन है? कीटीन। भाई प्रोडक्ट हमारे कौन है यहां? कीटीन। देन प्रोडक्ट ऑब्टेन विथ रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो प्रोडक्ट रिंग कॉन्ट्रैक्शन के साथ ऑब्जर्व होता है। प्रोडक्ट ऑब्टेन विथ रिंग कॉन्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट रिंग कॉन्ट्रैक्शन के साथ ऑब्टेन होगा, ये हमें ध्यान रखना होता है। आगे देखिएगा, आगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका वो क्या है कि अगर मान लीजिए कि कीटो कार्बिन के अंदर जो माइग्रेटिंग ग्रुप है उसकी कोई स्टीरियो केमिस्ट्री है, कोई माइग्रेटिंग ग्रुप का कोई स्टीरियो केमिस्ट्री है, तो माइग्रेशन के दौरान उसका हमेशा रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। और ये बातें हम लोग बैकवांस में भी जिक्र कर चुके हैं, बियर विलीगर में भी कर चुके हैं। मतलब इन बातों का मीनिंग हम लोग समझते हैं। क्या है ये? इफ, क्या कहा मैंने? इफ माइग्रेटिंग ग्रुप हैव सम स्टीरियो केमिस्ट्री, इफ migrating group have some stereochemistry, then there should be retention in configuration, then there should be retention in configuration. करेक्ट। ये वुल्फ रीअरेंजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके हमारे बीच में डिस्कस हुए हैं। पहला पॉइंट क्या बोला गया? पहला पॉइंट बोला गया, फर्स्ट पॉइंट बोला गया कि इट इज ऑब्जर्व इन कीटो कार्बिन, ये कीटो कार्बिन के अंदर ऑब्जर्व होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है? कीटीन। और इस रीअरेंजमेंट के दौरान एनाइनोट्रॉपिक या कह दो न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट हमारे को देखने को मिलता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि कीटो कार्बिन जो काम में ली जा रही है वो साइक्लिक है, देन प्रोडक्ट ऑब्टेन विथ रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन के साथ हमें प्रोडक्ट मिलता है। और नेक्स्ट पॉइंट कि यदि माइग्रेटिंग ग्रुप की कोई स्टीरियो केमिस्ट्री है, हैव सम स्टीरियो केमिस्ट्री, देन देयर शुड बी रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। अब इन सब के मीनिंग क्या है, इन सब के मतलब क्या है, आओ इसको हम वन बाय वन समझते हैं। देखो, पहला, मैंने ये कीटो कार्बिन लिया, समझना आप लोग, ये मैंने यहां एक कीटो कार्बिन लिया, करेक्ट, ये कीटो कार्बिन है। और मैंने कहा कीटो कार्बिन के अंदर ये जो कार्बन है इसके वैलेंस शेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट साइट है। ये कैसी साइट है? इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट साइट। ये लीजिए, ये एक इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट साइट है, ये हम लोग समझ गए। और अगर ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट साइट है, राइट, अगर ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट साइट है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि इसके पास वाला एटम अल्फा एटम कहलाता है, इसके पास वाला एटम क्या कहलाता है? अल्फा एटम कहलाता है। और अल्फा एटम के पास वाला जो ग्रुप होता है, एटम होता है, वो बॉन्ड के
इलेक्ट्रॉन को लेके माइग्रेट करता है। यही तो हम लोगों ने रीअरेंजमेंट में सीखा था। तो अगर ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके माइग्रेट करेगा, ये ऐसा कीटो कार्बिन के अंदर वुल्फ रीअरेंजमेंट में देखने को मिलता है। तो बताइए, अगर मैं आपसे कहूं क्या यहां पर ये स्टेप कैसा है, तो आप ये कहोगे इस स्टेप के अंदर कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन हो रहा है। कैसा माइग्रेशन है? कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन हो रहा है। और जो आर है वो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर माइग्रेट कर रहा है। इसका मतलब जो रीअरेंजमेंट है वो कैसा है? हम कहेंगे एनाइनोट्रॉपिक। कैसा है? एनाइनोट्रॉपिक। ओके, अब मैं इसमें थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स का आपको सिस्टम समझाता हूं इसके अंदर, कि यहां जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये समझाता हूं। देखिए, हम ऐसा कहते हैं कि जो भी एक उदासीन आदमी होता है, उदासीन प्राणी, उस उदासीन प्राणी के पास में आके जिस एनर्जी का इंसान बैठ जाता है वो वैसे ही बातें करने लगता है। अगर उस पर पॉजिटिव एनर्जी का इंसान आके बैठ गया पास में, तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, आध्यात्मिक बातें करता है। और अगर उस पर नेगेटिव एनर्जी का इंसान आके पास में बैठ गया उसके पास में, तो फिर वो बड़ी नेगेटिव बातें करने लगता है। इसका मतलब सारा खेल किसका है? कि एक न्यूट्रल प्राणी जो भी है, उदासीन प्राणी जो भी है, उसके पास में जिस एनर्जी का पर्सन आके बैठ जाएगा वो वैसे ही बातें करने लगेगा। मतलब उसका बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। तो अगर आप यहां पर सेम ये चीज एटम्स पर भी अप्लाई करते कि एक न्यूट्रल एटम है, उस न्यूट्रल एटम के ऊपर अगर एक पॉजिटिव चार्ज एटम आके लगे तो न्यूट्रल एटम को पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। यदि उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज एटम आके लग जाए, जुड़ जाए, तो उस न्यूट्रल एटम को नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। यही कहानी यहां पर चलती है। इसका क्या मतलब है उसको मैं इस कीटो कार्बीन में आपसे डिस्कस करता हूं। जब ये R यहां से एनाइनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट करेगा, यानी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, तो R के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? हम कहेंगे नेगेटिव। और ये नेगेटिव चार्ज वाला जो R है, जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाने लगेगा, जो कि एक न्यूट्रल एटम है, कार्बन कैसा है ये वाला? न्यूट्रल, तो ये अपना चार्ज इस न्यूट्रल को दे देगा। अब आप समझना, इस R ने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लिया, इस R ने इस कार्बन के साथ जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन को लिया, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके ये कार्बन के पास माइग्रेट कर रहा है, तो अपना चार्ज इस कार्बन को दे देगा। यानी आफ्टर द रीअरेंजमेंट इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहां इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। ये लीजिए, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर द रिएक्शन हम ये कहेंगे ये C डबल बॉन्ड O, ये CH हो गया और ये R हो गया। इस तरीके से मैं इस स्पीशीज को रिप्रेजेंट करूंगा और इसको लिख दूंगा, ये लीजिए, दिस वन इज द कीटीन। यही क्या कहलाती है? कीटीन। ये लीजिए, तो क्या रहा यहां? कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन रहा, एनाइनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट रहा। और ये जो रीअरेंजमेंट होता है ना, ये रीअरेंजमेंट इंट्रामोलिक्यूलर होता है। ये रीअरेंजमेंट कैसा है? ये रीअरेंजमेंट इंट्रामोलिक्यूलर होता है। ये रीअरेंजमेंट कंसर्टेड स्टेप है। एक कंसर्टेड स्टेप का क्या मतलब है, इसको भी जरा आप लोग समझेंगे। इसको आप ऐसे समझेंगे, ये कार्बोनाइल है और ये CH है, करेक्ट, और ये यहां R है। मैं जो कह रहा हूं वो देखना कि यहां R और कार्बोनाइल के बीच में बॉन्ड टूटने लगता है, इस R और इस CH के बीच में बॉन्ड बनने लगता है, और यहां पर इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड, इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड, ये लीजिए, बनने लगता है। करेक्ट। इस तरीके से ये स्टेप हमारे को देखने को मिलता है। इस तरह से ये कंसर्टेड स्टेप हम लोगों को देखने को मिलती है। क्लियर? यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों साथ साथ हो रही है। तो क्या होता है वुल्फ रीअरेंजमेंट? देखिए, मैं एक बार रिकॉल कर दूं। ऑब्जर्व इन कीटो कार्बीन। एक्चुअली ये जो हमने कंपाउंड लिया है, एक्चुअली ये कंपाउंड क्या है? हम कहेंगे दिस वन इज द कीटो कार्बीन। ये कीटो कार्बीन है। और ये जो प्रोडक्ट मिला
वो कौन है? हम कहेंगे प्रोडक्ट इज कीटीन, प्रोडक्ट इज कीटीन। तो देखो यही कहा था मैंने, इट इज ऑब्जर्व इन कीटो कार्बिन, प्रोडक्ट इज कीटीन। शिफ्ट एनाइनोट्रॉपिक हमारे को दिखाई दे रहा है, क्लियर। और एनाइनोट्रॉपिक शिफ्ट के बाद यहां हमारे को बनने वाला प्रोडक्ट भी दिखाई दे रहा है। रीअरेंजमेंट इंट्रामॉलिक्यूलर है और कंसर्टेड है। अब मैंने साथ में और क्या बोला कि यदि ये कीटो कार्बिन साइक्लिक होती है, अगर ये कीटो कार्बिन साइक्लिक है, देन प्रोडक्ट ऑब्टेन विथ रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो प्रोडक्ट हमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन के साथ मिलता है। तो जरा समझते हैं हम लोग, रिंग कॉन्ट्रैक्शन के साथ बनने वाला ये प्रोडक्ट भी मैं यहां पर आपको शो करके समझाता हूं। देखो भाई, मैंने कहा यदि कीटो कार्बिन कैसी है? साइक्लिक। तो फिर हम कहेंगे कीटीन ऑब्टेन विथ रिंग कॉन्ट्रैक्शन। इसे मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो भाई, इसको समझाते हैं। ये लिया मैंने एक कीटो कार्बिन, और ये कीटो कार्बिन साइक्लिक है। ये लीजिए, ये कीटो कार्बिन कैसी है? साइक्लिक। ये लीजिए, ये जो कीटो कार्बिन मैंने साइक्लिक बनाई है, आप ध्यान से देखना, इस कार्बिन के पास वाला जो ये एटम है, ये अल्फा एटम है, और अल्फा एटम पर ये ग्रुप लगा हुआ है। ये लीजिए, ये कार्बन लगा हुआ है, और ये कार्बन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर माइग्रेट करेगा। यही सिखाया मैंने आप लोगों को, यही सिखाया यहां पर, करेक्ट। अब देखो होगा क्या, होगा क्या, जरा देखेंगे आप लोग। अगर ये यहां से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले और यहां माइग्रेट कर जाए, और एट द सेम टाइम यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाए, बस यही तो शिफ्ट हम लोगों को समझना है। तो देखो, जैसे ये शिफ्ट हुआ तो हम लोग इसको इस तरीके से कह सकते हैं, ये यहां 5 मेंबर रिंग बन गई, करेक्ट। या चलो बिल्कुल वैसे लिख दूं, ये यहां 5 मेंबर रिंग बन गई। ये लीजिए, क्लियर। यहां ये डबल बॉन्ड आ गया, ये लीजिए, और यहां ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। और मैं इसी को अगर लिख दूं ऐसे, तो हमारे को ये प्रोडक्ट कीटीन मिलेगा विथ रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो मैं कहूंगा ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कौन है? कीटीन, और साथ में लिखूंगा विथ रिंग कॉन्ट्रैक्शन, विथ रिंग कॉन्ट्रैक्शन। हमारे को मिलेगा कीटीन विथ रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो यहां पर सेम वही चीज है। कीटो कार्बिन के अंदर यहां कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन हमारे को नजर आ रहा है, राइट। और वही एनाइनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट नजर आ रहा है। अब मैं इसके अंदर आप लोगों से देखिए, ये पॉइंट डिस्कस कर चुका हूं, ये वाला पॉइंट। इफ कीटो कार्बिन इज साइक्लिक इन नेचर, देन प्रोडक्ट ऑब्टेन विथ रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अब मैं आप लोगों से जो पॉइंट एक बार और डिस्कस करने वाला हूं, वो है इफ माइग्रेटिंग ग्रुप हैव सम स्टीरियोकेमिस्ट्री, देन प्रोडक्ट ऑब्टेन विथ रिंग कॉन्ट्रैक्शन। सॉरी, migrating group have some stereochemistry, then product obtained with retention in configuration, यानी then there should be retention in configuration। अब मैं आपसे ये चीज डिस्कस कर रहा हूं, जरा देखेंगे आप लोग। देखो, अगर मान लीजिए मैं कीटो कार्बिन कुछ इस प्रकार की ले लूं, देखो पांचों पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। इसके लिए फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने। सपोज मैं आपसे कहता हूं, मैंने इस प्रकार की कीटो कार्बिन ली, ये लीजिए, जिसमें माइग्रेटिंग ग्रुप की एक स्टीरियो केमिस्ट्री है। और वो स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, जरा देखेंगे आप लोग। स्टीरियो केमिस्ट्री कुछ ऐसी है। लीजिए, ये वाला कार्बन एक कायरल कार्बन है। ये लीजिए, कीटो कार्बिन के अंदर लगा हुआ ये कार्बन, जिसको आप माइग्रेटिंग ग्रुप कह रहे हो, वो कार्बन एक कायरल कार्बन है। ये लीजिए, ये लीजिए, करेक्ट। तो अब आप देखिएगा, कीटो कार्बिन के अंदर जो ये कार्बन है, इसके पास वाला ये कार्बन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर माइग्रेट करेगा, क्लियर। अब आप देखिए, जो माइग्रेटिंग ग्रुप है, क्या उसकी कोई स्टीरियो केमिस्ट्री है? हम कहेंगे यस, माइग्रेटिंग ग्रुप की एक स्टीरियो केमिस्ट्री है, जिसके अंदर R1 ऊपर लगा है, R2 लेफ्ट में लगा है, R2 लेफ्ट में लगा है, R3 नीचे लगा है, और राइट हैंड साइड से ये कार्बोनाइल से जुड़ा है, क्लियर। तो अगर इससे पूछा जाए ऊपर कौन, तो कहेगा R1, नीचे कौन, कहेगा R3, लेफ्ट में कौन, R2, राइट में कौन, कहेगा कार्बोनाइल। तो जब यहां पर रीअरेंजमेंट होगा, यानी कि कार्बन टू कार्बन
माइग्रेशन होगा, ये लीजिए, जिसकी नेचर हम कह रहे हैं एनाइनोट्रॉपिक, ये लीजिए, नेचर क्या कही जा रही है, एनाइनोट्रॉपिक, ये लीजिए, एनाइनोट्रॉपिक इसकी नेचर कही जा रही है। मैं कहूंगा उस रीअरेंजमेंट के दौरान इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंटेन रहेगी, ये इधर, अब ये यहां। अब हमारे पास दो चॉइस है, या तो मैं इसको माइग्रेट करवा के इस वाले कार्बन को इधर लिख दूं, और या फिर मैं क्या करूं वो सुनो। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर माइग्रेटिंग ग्रुप कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री रखता है तो उस माइग्रेटिंग ग्रुप को आप जहां भेजते हो वहां ठीक है, लेकिन आप प्रोडक्ट बनाते वक्त आप क्या किया करो कि जो भी ग्रुप माइग्रेट करने वाला है आप उसको वहीं लिखा करो जहां वो पहले था। ये मैंने आपको सिखाया है। और एक्चुअली ये जहां जाने वाला था उसको ले आया करो इसके पास में, यानी आप ऐसे लिख सकते हो इसको, दिस वन इज कॉल्ड कीटीन, ये लीजिए बस। तो अगर आप देखें तो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन विद रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देने लग गया है। कैसे कि अगर इसने कार्बोनाइल के साथ बॉन्ड राइट हैंड साइड से बना रखा था तो आफ्टर द रीअरेंजमेंट ये इसको छोड़ के यहां चला गया तो इसके साथ भी बॉन्ड देखो राइट हैंड साइड से ही बनाया हुआ है। तो इस कार्बन की जो 3D है, इस कार्बन की जो 3D है, ये 3D, इस कार्बन की जो 3D है वो 3D हमने मेंटेन रखी है, उस 3D को हमने चेंज नहीं किया है, बिल्कुल वैसे की वैसे ही 3D है। माइग्रेशन ओरिजिन से बॉन्ड जिस तरफ से बना हुआ था, माइग्रेशन टर्मिनस से भी बॉन्ड उसी तरफ से बना हुआ है। अब ये माइग्रेशन ओरिजिन क्या होता है, माइग्रेशन टर्मिनस क्या होता है, इसको सुन लो एक बार। जहां से रीअरेंजमेंट चालू होता है, माइग्रेटिंग ग्रुप जहां लगा होता है वो जगह होती है माइग्रेटरी ओरिजिन, माइग्रेशन ओरिजिन। और आफ्टर द रीअरेंजमेंट माइग्रेटिंग ग्रुप को जहां जाना होता है वो होती है माइग्रेशन टर्मिनस। ओरिजिन जहां से चालू होता है, टर्मिनस जहां जाना होता है। तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है कि माइग्रेटिंग ग्रुप ने माइग्रेशन ओरिजिन से जिस तरफ से बॉन्ड बना रखा है, अगर माइग्रेशन टर्मिनस से भी उसी तरफ से बॉन्ड बनाए तो हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑब्टेन विद रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। देखो इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, आप लोग जरा देखेंगे। आओ एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो ये चेयर फॉर्म लिया मैंने, ये लीजिए, और मैंने यहां इक्वेटोरियल पर ये कीटो कार्बिन बनाई, ये लीजिए, और ये एक्सियल पर एक हाइड्रोजन लगी हुई है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताइए ये माइग्रेटिंग ग्रुप है क्या, आप कहोगे यस दिस वन इज द माइग्रेटिंग ग्रुप। बताइए इस माइग्रेटिंग ग्रुप ने, इसने माइग्रेशन ओरिजिन से बॉन्ड किस तरफ से बनाया है, तो हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेन ने अपना इक्वेटोरियल बॉन्ड काम में लिया है माइग्रेशन ओरिजिन के साथ बॉन्ड बनाने के दौरान। तो अगर रीअरेंजमेंट होता है और रीअरेंजमेंट के दौरान ये माइग्रेटरी ओरिजिन कहां चला जाएगा, ये माइग्रेटरी ओरिजिन माइग्रेटरी टर्मिनस के पास चला जाएगा, मतलब कार्बोनाइल से इसके पास चला जाएगा। तो जो रीअरेंजमेंट होगा उस दौरान हम ये कहेंगे कि माइग्रेटरी ओरिजिन के साथ इसने जिस तरफ से बॉन्ड बना रखा है, टर्मिनस से भी उसी तरफ से बॉन्ड बनाएगा। इसका क्या मतलब हुआ जरा देखेंगे। इसका मतलब ये हुआ, ये चेयर फॉर्म ली मैंने, ये लिया, और ये इक्वेटोरियल से ही जहां इसको जाना है उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी बनने वाली कीटीन ऐसे लिखी जाएगी। तो ये मतलब हो गया, इफ माइग्रेटिंग ग्रुप हैव सम स्टीरियोकेमिस्ट्री देन देयर शुड बी रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। चलो जी एक एग्जांपल और लेता हूं मैं इसके अंदर, जरा देखेंगे आप लोग, पूरा ही क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अगर मान लीजिए मैं यहां कुछ इस तरीके से ये कंपाउंड ले लेता हूं, येलो, ये लीजिए, मैंने यहाँ ये 5 मेंबर रिंग ली, और 5 मेंबर रिंग पे मैंने यहाँ ये मिथाइल सिस में रखा, और सिस में ही मैंने यहाँ ये कीटो कार्बिन रखी, ये लीजिए, करेक्ट। अब मैं इसके अंदर वुल्फ रीअरेंजमेंट करवाता हूँ। देखो यहाँ पर मैं कहा वुल्फ रीअरेंजमेंट हो रहा था, अब सीधा केवल यही लिख दें बस, क्योंकि वुल्फ रीअरेंजमेंट का मतलब अब हम समझ चुके हैं। तो अगर मैं ऐसे भी लिख देता हूं वुल्फ रीअरेंजमेंट का मतलब, तो आपको कहीं दिक्कत है ही नहीं। तो यहां जैसे वुल्फ रीअरेंजमेंट होगा तो बनने वाली कीटीन कुछ ऐसे लिखी जाएगी, ये लीजिए, ये लीजिए, दिस वन इज द कीटीन,
आगे बात समझ में? तो हम कीटीन इस तरह से लिखेंगे, दैट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन विद रिटेंशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, यानी ड्यूरिंग द रीअरेंजमेंट रिटेंशन एंड कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को दिखाई दे रहा है। क्लियर? ये बात हुई आप लोगों के उन पॉइंट्स की जो अभी मैंने आपको डिस्कस किए थे। अब मैं आता हूं वापस से रीअरेंजमेंट के बाद बनने वाली स्पीशीज कीटीन की केमिकल प्रॉपर्टीज पर, यानी आफ्टर द वुल्फ रीअरेंजमेंट कीटो कार्बिन से हमारे को कीटीन मिला। बिल्कुल सही बात है। और अब कीटीन का क्या रोल होता है, कीटीन की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो मैं आप लोगों से अब एक बार डिस्कस करता हूं। जरा देखेंगे आप लोग, तो आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कीटीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कीटीन। तो आपने देखा कि जो रीअरेंजमेंट करवाया हमने वुल्फ रीअरेंजमेंट, उस वुल्फ रीअरेंजमेंट के बाद बनने वाली स्पीशीज कौन थी? कीटीन। मैं उस कीटीन की चर्चाएं अब कर रहा हूं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कीटीन, अब आप इस कीटीन को जरा समझेंगे। देखो भाई, कुछ नहीं है इस कीटीन के अंदर। देखो कीटीन क्या है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, ये कीटीन है और ये कहा जाता है कि कीटीन एक इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। कीटीन के बारे में क्या कहते हैं कि इट इज इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज। देखो भाई, कीटीन के बारे में क्या कहा जाता है? इट इज इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज। कीटीन को इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज कहा जाता है। इट इज इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज। और एक बात बताओ यार मुझको, अगर ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज है तो कहिए इसके ऊपर कौन अटैक करेगा? हम कहेंगे इसके ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इट इज अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। तो हम कहेंगे इट इज इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज, सो इट इज अटैक्ड बाय, इट इज attacked by nucleophile and gives nucleophilic addition reaction. And gives nucleophilic addition reaction. ओके, और ये क्या देती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती कैसी है, जरा समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए मैंने ये एक कीटीन बना के दिया आपको और मैंने किसी भी एक रिएजेंट के साथ इसकी रिएक्शन करवाई। करेक्ट? देखो इस रिएजेंट को हम किसी भी रिएजेंट को ENU की फॉर्मेट से बताते हैं, जिसके अंदर ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है और ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है किसी भी रिएजेंट का। अब जब भी कभी कीटीन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है तो हम ये कह रहे हैं बनने वाली स्पीशीज ये होती है, यानी न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यहां के लगता है और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यहां लगता है कीटीन के अंदर। यानी न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कहां कहां जोड़ने हैं ये मैंने आपको सिखा दिया है। अब मैं अगर इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म की बात करूं तो जरा उस मैकेनिज्म को भी हम लोग समझ लेते हैं। चलो जी, हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म। देखो भाई, मैकेनिज्म इसकी कैसी होती है जरा आप लोग देखिएगा। देखो अगर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे रहा है तो इसका मतलब ये तो अंडरस्टूड है, ये तो बिल्कुल सीधी सी चीज है कि पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां कार्बोनाइल ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन के ऊपर होगा और जैसे ही अटैक हुआ हमारे को ये स्पीशीज ऑब्टेन होगी। ये बनने वाली स्पीशीज है, लीजिए। करेक्ट? अब यहां पर ये जो स्पीशीज हम लोगों को मिली है, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, न्यूक्लियोफाइल मिल चुका है। अब ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ चुका है यहाँ पे
अब क्या होगा, ये स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेगी, और जब रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के साथ होगी तो ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन फिर से इधर जाएंगे, और यहाँ हमें क्या मिलेगा, देखिएगा यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट के बाद इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यहाँ कार्बन पे जुड़ गया है, ये लीजिए, और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यहाँ लगा हुआ था ही, ये लीजिए, ये प्रोडक्ट हम लोगों को ऑब्टेन होता है। तो कीटीन इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज एंड दैट इज अटैक्ड बाय nucleophile, and after the attack it will gives nucleophilic addition reaction in the given manner। इस प्रकार से रिएक्शन होती है कीटीन्स के अंदर। अब हमें सीखना क्या है, अब हमें ये सीखना है कि एक्चुअली यहाँ पर ये जो हमने रिएजेंट लिया है E and U, एक्चुअली ये रिएजेंट क्या क्या हो सकते हैं। अब हमें केवल ये देखना है ये रिएजेंट क्या क्या हो सकते हैं, जरा आप लोग इनको चेक करेंगे, राइट। तो देखो ये रिएजेंट क्या क्या हो सकते हैं, इसकी जरा हम लोग लिस्ट बना लेते हैं। देखो कुछ नहीं है इसके अंदर, मैं लिस्ट बना के देता हूं आप लोगों को। अगर अब मैं आपसे ये कह दूं कि भाई ये जो कीटीन है, ये लीजिए, एक्चुअली इस कीटीन के अंदर लगा क्या है, यहां एक न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ा है, करेक्ट। हमारे को पता है किसी भी रिएजेंट का ये जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है वो यहां जुड़ रहा है, और जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है वो यहां जुड़ रहा है। यही तो हो रहा है, ये लीजिए, यही तो कह रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यहां जुड़ रहा है और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यहां जुड़ रहा है। अब हमारे को केवल ये देखना है, केवल और केवल ये देखना है कि किसी भी रिएजेंट का इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट आप किसे कह रहे हैं। अगर रिएजेंट वाटर है तो वाटर का H इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है और OH न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, करेक्ट। अगर मान लीजिए ये रिएजेंट अल्कोहल है तो स्थिति ये है, अगर अमोनिया है तो स्थिति ये है, अगर अमीन है तो स्थिति ये है, ये लीजिए, अगर एसिटिक एसिड है देन स्थिति ये है, अगर एनिलीन है देन स्थिति ये है, या अमीन है स्थिति ये है, एनिलीन है या फिनॉल है स्थिति ये है, ये लीजिए, ये मैंने आप लोगों को पॉसिबिलिटीज बताई। इसके अलावा अगर ब्रोमीन है, ब्रोमीन तो आप कहीं भी जोड़ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, कहीं पर कोई सा भी ब्रोमीन जोड़ लीजिए, ये लीजिए। तो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कहाँ कहाँ जोड़ने हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, और इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, करेक्ट। ये लीजिए, ये मैंने आपको बातें समझाई, ओके। तो कहां पर कौन से स्पीशीज जोड़नी है ये मैं आपको बता चुका हूं। अब सपोज मैं इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल लेता हूं, जरा उस एग्जांपल को आप लोग समझिएगा। सपोज मैंने कीटीन कुछ ऐसी ले ली, ये लीजिए यार, ये कीटीन है हमारे पास, करेक्ट, और मैंने इस कीटीन की रिएक्शन मैंने अल्कोहल के साथ करवा दी, राइट। अब जैसे कीटीन के साथ ये अल्कोहल रिएक्शन करेगा तो हमारे को इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कहाँ कहाँ जोड़ने हैं ये पता है। हमारे को पता है एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यहाँ जुड़ेगा, हमें पता है इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यहाँ जुड़ेगा, ये लीजिए, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यहाँ जुड़ने वाला है और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यहाँ जुड़ने वाला है, ये हम लोग जानते हैं, हम लोग समझते हैं, क्लियर। तो मैं यहाँ बनने वाला प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से लिखूंगा, ये लीजिए, ये 5 मेंबर रिंग हो गया और ये C डबल बॉन्ड O हो गया, ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट OR मैंने यहाँ जोड़ दिया, और जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट था H वो मैंने यहाँ जोड़ दिया, ये लीजिए। ये दो स्पीशीज हमने इस कीटीन के ऊपर जोड़ी। तो किसी भी कीटीन के ऊपर हमारे को कोई भी इलेक्ट्रोफाइल या कोई भी न्यूक्लियोफाइल किस तरह से जोड़ना होता है ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है कीटीन की, कीटीन कैसे रिएक्शंस करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे होता है, किसी भी रिएजेंट का इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक पार्ट क्या होता है, ये सब कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ सिखा दिया है, समझा दिया है। अब मैं आपसे एक चर्चा और करता हूं, जरा समझेंगे आप लोग। देखो, अगर मान लीजिए अब मैं कीटो कार्बिन नहीं लेता हूं,
बल्कि मैं कीटो नाइट्रीन लेता हूं। तो ये चीज देखी गई है कि जो बिहेवियर हमें कीटो कार्बिन में नजर आ रहा है ना, बिल्कुल उसी टाइप का बिहेवियर हमें कीटो नाइट्रीन में भी नजर आता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सिमिलर टाइप ऑफ बिहेवियर इज आल्सो ऑब्जर्व इन कीटो नाइट्रीन। जैसे वुल्फ रीअरेंजमेंट कीटो कार्बिन में हुआ, इसी प्रकार का रीअरेंजमेंट कीटो नाइट्रीन में भी मिलता है। क्लियर? और कीटो नाइट्रीन में रीअरेंजमेंट के बाद हमारे को क्या मिलती है? नाइट्रीन से आइसोसाइनेट, और आइसोसाइनेट बिल्कुल वैसा बिहेवियर देता है जैसा बिहेवियर हमें किटीन में देखने को मिल रहा है। तो देखो भाई, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, सुनना, कि सिमिलर टाइप ऑफ बिहेवियर, सिमिलर टाइप ऑफ बिहेवियर, सिमिलर टाइप ऑफ बिहेवियर similar type of behavior is also observed in ketonitrile. In ketonitrile. ओके, अब देखो भाई, सिमिलर टाइप ऑफ बिहेवियर कीटोनाइट्रीन में भी मिलता है। इसका क्या मतलब है? मैं कह रहा हूं कि यहां कीटो कार्बिन जैसा बिहेवियर कीटोनाइट्रीन के अंदर मिलता है, और वो कीटोनाइट्रीन पहले मैं एक बार ड्रॉ करता हूं। ये लीजिए, ये मैंने कीटोनाइट्रीन आप लोगों को बना के दी, ये लीजिए। अब इस कीटोनाइट्रीन के अंदर देखो, ये जो नाइट्रोजन है ना, ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज है। ये नाइट्रोजन क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं आपको, देख लो, नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनमें से ये 4 तो नॉन बॉन्डिंग दिखाई दे रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के अंदर होते हैं कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड में, जिन्हें आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हो। तो ये जो कीटोनाइट्रीन है, ये क्या कहा जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज है। करेक्ट? और इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज के अंदर हम लोग जानते हैं, जब भी कभी कोई भी माइग्रेटिंग ग्रुप आएगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर ही आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां आ गए, उसके बाद वही सारी चीजें हो गई। अगर आर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आ रहा है तो आर पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज आर जब नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन जो कि पहले न्यूट्रल था, अब नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और चूंकि यहां आर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर आ रहा है कार्बन वाले, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन, और आफ्टर द रीअरेंजमेंट नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ये लीजिए, ये स्टेप्स हमारे को देखने को मिलते हैं, और इससे हमारे को ये स्पीशीज ऑब्टेन हुई। एक बार तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये लीजिए, और फिर मैं इसको जमा के लिख दूंगा, ये लीजिए, और ये लीजिए। तो आपने देखा, जैसे कीटो कार्बिन के अंदर हमारे को देखने को मिलता है बिहेवियर, बिल्कुल वैसा का वैसा बिहेवियर हम कीटोनाइट्रीन के अंदर देख रहे हैं। भाई, इसको क्या कहा जा रहा है? ये है कीटोनाइट्रीन, ये है कीटोनाइट्रीन। और कीटोनाइट्रीन के बाद ये बनने वाली स्पीशीज, ये क्या है? आइसोसाइनेट। ये लीजिए, यही कह रहा हूं मैं, बनने वाली स्पीशीज क्या है? आइसोसाइनेट। अब जो मैं कह रहा हूं वो भी जरा आप लोग समझना, आगे की बात देखना। ये जो कीटोनाइट्रीन है, इसके अंदर कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन हो रहा है, जिसकी नेचर कैसी है? एनाइनोट्रॉपिक। ये लीजिए, एनाइनोट्रॉपिक है। और ये भी कैसा होता है? इंट्रामोलिक्यूलर होता है। ये लीजिए, कैसा है? इंट्रामोलिक्यूलर है और कंसर्टेड। ये लीजिए, इंट्रामोलिक्यूलर है और कंसर्टेड है। सब कुछ, सारी बातें बिल्कुल वैसी की वैसी है इसके अंदर। ओके, अब इसके अंदर भी एक बात जो हमारे को ध्यान में रखनी है, वो क्या है
कि अगर मान लीजिए माइग्रेटिंग ग्रुप की कोई स्टीरियो केमिस्ट्री है तो प्रोडक्ट ऑब्टेन विथ रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। मैंने कहा मान लीजिए इस माइग्रेटिंग ग्रुप आर की कोई स्टीरियो केमिस्ट्री है, इफ माइग्रेटिंग ग्रुप हैव सम स्टीरियो केमिस्ट्री देन प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑलवेज विथ रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। इसका क्या मतलब है, इसको समझाने के लिए मैं फिर से आपको वही एग्जांपल लेके देता हूं। ये लीजिए, ये मैंने लिया, ये मैंने यहां R1 लिया, ये मैंने यहां R2 लिया, ये R3 लिया, और यहां मैंने ये कीटो नाइट्रीन ड्रॉ कर दी। करेक्ट। अब मैं यहां रीअरेंजमेंट जब करवाऊंगा तो रीअरेंजमेंट के साथ मैं क्या लिखूंगा यहां पे कि ये जो कार्बन है ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को जब लेकर जाएगा तो इसकी जो भी 3D है वो हमेशा मेंटेन रखनी है। ये लीजिए, ये ऐसे। और इसको बनाने का तरीका मैंने आप लोगों को अभी क्या बताया था, इसको बनाने का तरीका बताया था कि यदि माइग्रेटिंग ग्रुप की कोई स्टीरियो केमिस्ट्री है तो आपको इसको ज्यादा हिलाने की जरूरत नहीं है, इसको जहां लेकर जाना है एक्चुअली वो इसके पास में ले आओ। यानी आइसोसाइनेट को आप ऐसे बना सकते हो। अगर मान लीजिए मैं ये एग्जांपल ना लेके मैं एग्जांपल कुछ ऐसा लेता हूं, ये लीजिए वापस से मैं देखो एक ऐसे स्टीरियो लेता हूं, ये मैंने ले लिया ब्रिज कंपाउंड और कीटो नाइट्रीन मैंने ऐसे बना ली, ये लीजिए। करेक्ट। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं इसमें जब रीअरेंजमेंट होगा और आइसोसाइनेट हम बनाएंगे तो वो आइसोसाइनेट ऐसे बनाएंगे। क्या नहीं, अगर ये कहा जाए इस कार्बन ने अपने एक्सो बॉन्ड से कीटो के साथ बॉन्ड बना रखा है और जब रीअरेंजमेंट के बाद हम आइसोसाइनेट बनाएंगे तो ये नाइट्रोजन से भी एक्सोसाइड के अंदर ही बॉन्ड बनाएगा। ये लीजिए, दिस प्रोडक्ट ऑब्टेन विथ रिटेंशन एंड कॉन्फिगरेशन, यानी कीटो नाइट्रीन से आइसोसाइनेट हमारे को मिला है विथ रिटेंशन एंड कॉन्फिगरेशन। ओके, ये चीज मैंने आप लोगों को समझाई। तो कीटो नाइट्रीन में आप लोगों ने देखा बिल्कुल वैसा का वैसा बिहेवियर देखने को मिल रहा है जैसा बिहेवियर हम लोग कीटो कार्बीन के अंदर देख रहे थे। और यहां बनने वाली स्पीशीज क्या है, आइसोसाइनेट। अब मैं आइसोसाइनेट के बारे में आपसे चर्चा करता हूं कि आइसोसाइनेट के अंदर क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो आप हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसाइनेट। ये लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसाइनेट। अब मैं इसकी चर्चाएं आपसे करता हूं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसाइनेट, देखो जैसे कीटीन एक इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, बिल्कुल वैसे ही आइसोसाइनेट भी इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर कि आइसोसाइनेट इज इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज और इसीलिए इट इज अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल के द्वारा अटैक होती न्यूक्लियोफाइल के द्वारा अटैक की जाती है और हमें फाइनली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखने को मिलता है यहां पर भी। तो हम क्या कहेंगे, इट इज आल्सो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट, इट इज आल्सो, यानी आइसोसाइनेट के लिए भी हम यही कह रहे हैं, इट इज आल्सो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज या इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, ऐसे कह दो ज्यादा अच्छा लगेगा। राइट, बात वही है, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट ही होता है। तो हम कहेंगे इट इज आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, इट इज आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, electrophilic in nature, so it is attacked by, so it is attacked by nucleophile, it is attacked by nucleophile and gives nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reaction.
करेक्ट। और ये हमारे को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देती हैं। अब कैसे देती हैं जरा उसकी चर्चाएं हम लोग एक बार और कर लेते हैं। सब कुछ वैसा का वैसा ही है। देखो इधर, ये मैंने एक आइसोसाइनेट लिया, ये लीजिए, और इस आइसोसाइनेट की रिएक्शन हमने किसी रिएजेंट के साथ करवा दी। करेक्ट। अब हम ये जानते हैं इसका ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है और ये इसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है। ये लीजिए, ये दोनों पार्ट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब मैं जो कह रहा हूँ वो समझना, जब भी कभी हम इस आइसोसाइनेट के ऊपर रिएक्शन करवाएंगे तो इसका जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो हमें यहाँ जोड़ना है और जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है वो हमें यहाँ जोड़ना है। ये प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है। अब ये प्रोडक्ट मिला कैसे, इसको जरा मैं आपको विथ मैकेनिज्म वही समझा देता हूँ। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म। देखो भैया, अब मैं इसकी मैकेनिज्म आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, जरा देखेंगे आप लोग। देखिए, अगर मैकेनिज्म की मैं बात करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा इसके अंदर कि पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक कराना है और उसके बाद में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है। तो देखो मैकेनिज्म क्या है इसके अंदर, ये लीजिए। यहाँ अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो देखो भाई क्या होगा, पहले स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा। इस स्टेप को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। और जैसे ये स्टेप हुई, इस स्टेप के बाद हमारे को ये स्पीशीज ऑब्टेन होगी, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया और न्यूक्लियोफाइल यहाँ आके जुड़ चुका है। अब जो अगली स्टेप है, उस अगली स्टेप के अंदर हम देखो ऐसे लिखेंगे, ये लीजिए इलेक्ट्रोफाइल अगली स्टेप के अंदर काम में आएगा। ये लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां गए और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जो है वो जाके इस नाइट्रोजन पे जुड़ेगा। और जैसे ही नाइट्रोजन पे जुड़ेगा इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी, ये R, ये N, C डबल बॉन्ड O, यहाँ न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है। ये लीजिए, ये स्पीशीज हम लोगों ने लिखी थी भी थोड़ी देर पहले। करेक्ट। अब अपने को केवल क्या पता होना चाहिए कि जिस आइसोसाइनेट के ऊपर हम लोग रिएजेंट ENU ऐड कर रहे हैं, उस रिएजेंट ENU का एक तो मतलब क्या है और उसका इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन कौन से होते हैं। अगर ये चीजें हमें पता है तो आइसोसाइनेट में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बड़े ही आराम से हम लोग करवा सकते हैं। क्लियर। चलो, तो मैं यहाँ देखो इस तरीके से लिख सकता हूं, जरा देखेंगे आप लोग। देखो, ये मैंने आइसोसाइनेट ले ली, करेक्ट। और मैं कह रहा हूं कोई भी एक रिएजेंट ENU लिया गया है, बिल्कुल लिया गया है, और उस ENU का जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है वो तो हम यहां लगाते हैं और जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है उसको हम यहां लगाते हैं। ये हम लोगों को पता है। अब हमें केवल क्या देखना है, ये इलेक्ट्रोफिलिक और ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन कौन है। ये वाटर हो सकता है, ये अल्कोहल हो सकता है, ये अमोनिया हो सकती है, ये अमीन हो सकती है, ये लीजिए, ये एनिलीन हो सकती है, ये लीजिए एनिलीन हो सकती है, ये फिनॉल हो सकता है, ये लीजिए, ये क्या हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है, ये लीजिए, एटसेट्रा। इस प्रकार की स्पीशीज ये हो सकती है। ये हमारे को ध्यान रखना है कीटीन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाते वक्त। ओके, चलिए, तो ये बात करी मैंने कीटीन और आइसोसाइनेट में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की। दोनों ही इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज है। बोथ आर electrophilic in nature, both are attacked by nucleophile and both gives nucleophilic addition reaction। किस तरह से देती है समझा दिया और ये रिएजेंट की लिस्ट वगैरह बनवा दी है। क्लियर। चलो जी, अब देखते हैं हम लोग आगे की बात। अब यहां हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं। ये तीनों सवाल हम लोगों को सॉल्व करने हैं। देखो, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं जिसमें वुल्फ रीअरेंजमेंट हम लोगों को करवाना है और वुल्फ रीअरेंजमेंट के बाद हमें जो कीटीन मिलेगी
या तो उस कीटीन की रिएक्शंस करवानी है या कीटीन को एज इट इज मेंटेन रखना है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल में हमारे को एक डाइएजो एल्केन गिवन है, हमारे को डाइएजो एल्केन यहां पर गिवन है, राइट। देखो सॉल्व करता हूं मैं इस सवाल को। यहां पर ये जो डाइएजो एल्केन गिवन है, मैंने आप लोगों को बताया था कि डाइएजो एल्केन इस तरीके से लिख के दे सकता है या माइनस प्लस साइन लगा के बता सकता है। ये जो डाइएजो एल्केन दिया है, या तो इसको हीट कर दें या फोटोकेमिकल कंडीशन दे दें, या याद करो कॉपर सॉल्ट की प्रेजेंस या सिल्वर सॉल्ट या रोडियम सॉल्ट की प्रेजेंस दे दें, तो यहां से ये N2 बाहर निकल जाता है। जैसे ही यहां से ये N2 बाहर निकलेगा, ये लीजिए N2 के बाहर निकलने के बाद हमारे को ये स्पीशीज ऑब्टेन होगी, जिसको हम कहते हैं कीटो कार्बीन। लेकिन ये जो कीटो कार्बीन है, ये कीटो कार्बीन साइक्लिक नेचर की है, और जब भी कभी कीटो कार्बीन साइक्लिक होती है तो हमें पता है कीटीन ऑब्टेन विथ रिंग कॉन्ट्रैक्शन, कीटीन रिंग कॉन्ट्रैक्शन के साथ हम लोगों को मिलती है। तो मैं यहां पर ये कह दूं, ये कार्बन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर माइग्रेट करेगा। ये लीजिए, इस माइग्रेशन को मैं कुछ इस प्रकार से शो कर सकता हूं, ये लीजिए। और जैसे ये रीअरेंजमेंट होगा, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ये लीजिए दिस वन, और ये लीजिए, ये लीजिए, करेक्ट। और इस कीटीन को अगर मैं जमा के लिखूं अब, तो ये कुछ ऐसे लिखी जाएगी, ये हम जानते हैं, समझते हैं, करेक्ट। अब इस कीटीन की रिएक्शन आगे किसके साथ करवाई जा रही है? इसकी रिएक्शन आगे मिथाइल अल्कोहल के साथ करवाई जा रही है। और मिथाइल अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन होगी, तो हमारे को पता है कि कीटीन में न्यूक्लियोफिलिक पार्ट और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कहां पर आके जुड़ते हैं, ये हम लोगों को पता है। इसमें न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यहां जुड़ता है और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यहां जुड़ता है, ये हम लोगों को पता है। न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कहां जुड़ेगा? इस जगह, और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यहां आके जुड़ता है, ये हम लोगों को पता है। अब अगर मैं यहां पर ऐड करूंगा ये मिथाइल अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट हम लोग जानते हैं, समझते हैं। यहां पर ये C डबल बॉन्ड OMe, ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट लगा लिया है मैंने। और अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट की बात करूं, तो मैं यहां इस जगह ये लगाऊंगा। ये प्रोडक्ट यहां पर हम लोगों को ऑब्टेन होंगे। अब मैं बात करता हूं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, सेकंड एग्जांपल की बात करता हूं मैं। देखो सेकंड एग्जांपल के अंदर अगर मैं बात करूं यहां, तो सिंपल फोटोकेमिकल कंडीशन हम लोगों को दी हुई है, और फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर क्या होगा? सबसे पहले ये जो डाइएजो एल्केन यहां पर बनाई है, यहां से N2 बाहर निकलेगा। जैसे ये N2 बाहर निकला, हम ये स्पीशीज यहां पर लिखेंगे, ये लीजिए, और ये कार्बीन हो गई। अब इस कार्बीन के अंदर क्या रहेगा? दैट इज द वुल्फ रीअरेंजमेंट। और वुल्फ रीअरेंजमेंट जब यहां करवाओगे, ये इधर और ये यहां, मैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन यहां पर सीधा लिख रहा हूं भैया, जमा के लिख रहा हूं स्ट्रक्चर, हमारे को ये स्पीशीज देखने को मिलेगी। ये लीजिए कीटीन हमें मिलेगा। और अब इस कीटीन की रिएक्शन H2O के साथ करवाई जा रही है, और H2O जब यहाँ रिएक्शन करेगा ना, तो हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, ये लीजिए, दैट इज द डबल बॉन्ड OH, ये लीजिए, ये प्रोडक्ट हम लोगों को ऑब्टेन होगा। क्लियर? यानी कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी ऑब्टेन इन द गिवन रिएक्शन। अब देखते हैं हम लोग थर्ड एग्जांपल पर आते हैं। देखो थर्ड एग्जांपल में अगर आप देखें, तो सिंपल थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन हम लोगों को यहाँ दी है। तो हीट करने पर या फोटोकेमिकल कंडीशन देने पर यहाँ से N2 बाहर निकलेगी। जैसे ये N2 बाहर निकली ना, N2 के बाहर निकलते ही हमारे को ये वही कीटो कार्बीन ऑब्टेन होगी। ये लीजिए, कीटो कार्बीन मिल गई। अब ये जो कीटो कार्बीन हम लोगों को मिली है, इस कीटो कार्बीन के अंदर वुल्फ रीअरेंजमेंट होगा, यानी कीटो कार्बीन चूंकि साइक्लिक है, इसलिए हमारे को प्रोडक्ट ऑब्टेन विथ रिंग कॉन्ट्रैक्शन। प्रोडक्ट जो मिलेगा वो रिंग कॉन्ट्रैक्शन के साथ मिलेगा, यानी ये लीजिए और ये लीजिए, और हमारे को ये मिलेगा प्रोडक्ट, यहाँ देखेंगे, ये लीजिए, ये लीजिए,
करेक्ट, और यहां ये लीजिए, ये स्पीशीज मिलेगी। ओके, ये प्रोडक्ट रहेगा। आगे बाकी इसके साथ कोई रिएक्शन वगैरह किसी की करवा तो रखी नहीं है, तो हम कीटीन को यहीं तक मेंटेन रखेंगे। ओके, तो ये आप लोगों ने देखे पहले 3 एग्जांपल, बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स हैं, जिनमें मैंने पहले वुल्फ रीअरेंजमेंट के बाद कीटो कार्बिन से कीटीन बनाई, और उस कीटीन की आगे किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ अगर रिएक्शन करवा रखी है तो मैंने करवा ली मिथाइल अल्कोहल वाटर, और नहीं करवा रखी तो हमने एज इट इज इस कीटीन को मेंटेन रखा। अब मैं इसमें एक और एग्जांपल लेता हूं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आया हुआ सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, देखेंगे आप लोग। देखो, अब मैं बात कर रहा हूं इस एग्जांपल की, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आया हुआ सवाल है, और आप ध्यान से समझना इस सवाल को। बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें इसके अंदर हम देखने को मिलेंगी हमारे को। कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से देखो। देखो भाई, सबसे पहले तो यहाँ ये जो डाई एजो कंपाउंड हमारे को दिया है, मैं इसको एक बार लिखता हूं। ये लीजिए, ये डाई एजो कंपाउंड मैंने यहाँ पे लिखा। अब इस डाई एजो कंपाउंड के अंदर जब आगे फोटोकेमिकल कंडीशन हम लोगों को दी जाती है, तो फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर क्या होगा, यहां से ये N2 बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा, ये N2 बाहर निकलेगा, और जैसे ही यहां से ये N2 बाहर निकलेगा, N2 के बाहर निकलते ही हमें कीटो कार्बीन ऑब्टेन होगी। ओके, तो यहां मैं वो कीटो कार्बीन सबसे पहले ड्रॉ करता हूं। ये लीजिए, अब अगर कीटो कार्बीन हमारे को यहां मिल गई, अब कीटो कार्बीन के मिलने के बाद इस कीटो कार्बीन के अंदर एक वुल्फ रीअरेंजमेंट हमारे को देखने को मिलेगा। वो वुल्फ रीअरेंजमेंट जरा देखेंगे आप लोग। मुझे बताओ, कीटो कार्बीन में वुल्फ रीअरेंजमेंट चाहे मैं इधर से कराऊं चाहे मैं इधर से कराऊं, बात एक ही है। अरे सुनो मेरी बात, अगर मैं इस कीटो कार्बीन में, अगर मैं ये कीटो कार्बीन लेता हूं और वुल्फ रीअरेंजमेंट में इस कार्बन से करूं, या मैं ये कीटो कार्बीन लेकर वुल्फ रीअरेंजमेंट इस कार्बन से करवाऊं, एक ही बात है। दोनों कार्बन स्ट्रक्चरली सेम है, आइडेंटिकल है स्ट्रक्चरली। इसका मतलब ये हुआ, मैं इस कीटो कार्बीन में वुल्फ रीअरेंजमेंट करवा के जब रिंग कॉन्ट्रैक्शन करवाऊंगा, तो वो रिंग कॉन्ट्रैक्शन माना मैं इधर वाले कार्बन से करवा रहा हूं। क्लियर? अब इधर वाले कार्बन से अगर मैं रीअरेंजमेंट करवा रहा हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर और ये यहां से यहां, हमारे को ये स्पीशीज देखने को मिलेगी। ओके, जैसे ये रीअरेंजमेंट हुआ, जैसे ही ये रीअरेंजमेंट हुआ, ये वुल्फ रीअरेंजमेंट हुआ, आफ्टर द वुल्फ रीअरेंजमेंट हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी। इसको मैं कह रहा हूं वुल्फ रीअरेंजमेंट। ये लीजिए, ओके, जैसे ये वुल्फ रीअरेंजमेंट होगा, देखिए हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी। ये मैंने यहां ये स्पीशीज ऐसे लिखी, ये लीजिए, ये डबल बॉन्ड O है, और यहां ये डबल बॉन्ड C है, और ये डबल बॉन्ड O है। करेक्ट? और इस बनने वाली कीटीन को मैं जरा ऐसे लिख लेता हूं, ताकि आपको मेरी बात और भी अच्छे से समझ में आ जाए। ये लीजिए, ये है यहाँ, ये डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर ये कीटीन मैंने ऐसे दिखा दी। करेक्ट? अब इस कीटीन का रिएक्शन हम करवाएं किससे? तो देखो, यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात थी, और वो कमाल की बात क्या थी, ये समझना था हमें एग्जाम के अंदर, कि हमारे को इस सवाल के अंदर जो दिया है, वो दिया है एक्वस THF। क्या दिया गया है? aqueous THF। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द aqueous THF? aqueous THF के अंदर हमें जो डील करना है, हमें जो समझना है, वो ये aqueous समझना था। हमें इस aqueous को यहां से पिक करना था, ये ध्यान रखना। ये aqueous का मतलब है कि THF के अंदर वाटर का भी अमाउंट है। हमने aqueous ईथर ले रखा है। अगर मैं सीधा वाटर लिख देता ना, तो कर लेते हम लोग, कोई दिक्कत ही नहीं थी, बट बहुत समझदारी दिखाई यहाँ पर एग्जामिनर ने, और उसने यहाँ aqueous THF लिख के दिया कि क्या स्टूडेंट इसको पकड़ पाता है या नहीं पकड़ पाता है। तो जैसे aqueous THF यहाँ पर लिया जाएगा, aqueous THF का मतलब हो गया हम यहाँ वाटर को यूज में लेंगे।
आई बात समझ में। अब इस वाटर का फंक्शन जरा आप लोग समझना, इस वाटर का यूज जरा आप लोग समझना। वाटर यहां पर ऐड होगा, करेक्ट, और वाटर यहां पर ऐड होके हमारे को आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ये स्पीशीज प्रोवाइड करेगा। देखेंगे जरा, हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी, ये और ये वाटर ऐड हो गया। अब अगर आप इस प्रोडक्ट को ये कह दें कि भाई ये जो प्रोडक्ट यहां मिला है ना, ये प्रोडक्ट अल्फा और ये बीटा, ये एक बीटा कीटो एसिड है। ये क्या है? बीटा कीटो एसिड। और बीटा कीटो एसिड तो एक्वस पीएचएफ तक का स्टेप है यार, उसके आगे का स्टेप तो अब पूछा गया है, यानी इस ये जो अब यहां मैं लिख रहा हूं, आगे की बात जो मैं कर रहा हूं यहां, वो आप देखो, ये जो बीटा कीटो एसिड है यार, ये बीटा कीटो एसिड तो यहां तक का स्टेप है, यहां तक का पहली स्टेप का। आगे ये जो हीट है इसका तो फंक्शन ही अब चालू होगा। ये फंक्शन हमें आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी जो चीजें आती है ना, ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो 12th क्लास में बीएससी वगैरह में हम लोग सीखते हैं, और हमें वो चीजें करनी आनी चाहिए। मैं आपको सिखाता हूं पहले वो चीज, फिर मैं वापस से इस सवाल पे आता हूं। देखो मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को, जरा आप लोग देखिएगा। देखिए, एक होता है बीटा कीटो एसिड। क्या होता है? बीटा कीटो एसिड। क्या होता है बीटा कीटो एसिड? जरा आप लोग देखिएगा, बीटा कीटो एसिड्स ये होते हैं, ये होते हैं बीटा कीटो एसिड। बहुत ध्यान से समझना, ये है बीटा कीटो एसिड। और बीटा कीटो एसिड के अंदर डीकार्बोक्सिलेशन बड़े ही आराम से होता है। हम कह दें कि इट इज द सबस्ट्रेट्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब इन सबस्ट्रेट में से हम CO2 बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं, राइट। तो मैं कह दूं सबस्ट्रेट्स है ना, गुड सबस्ट्रेट्स फॉर डीकार्बोक्सिलेशन, गुड सबस्ट्रेट फॉर डीकार्बोक्सिलेशन। ये डीकार्बोक्सिलेशन के बहुत ही अच्छे सबस्ट्रेट्स हैं फॉर डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, अब मैं यहां डीकार्बोक्सिलेशन अगर मान लीजिए करवाता हूं इनका, ये डीकार्बोक्सिलेशन दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से मैं ये डीकार्बोक्सिलेशन की बात करूंगा, मैं मतलब हमसे दो प्रकार से डीकार्बोक्सिलेशन जोड़ के पूछा जा सकता है। या तो इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं सोडा लाइम के साथ, ये लीजिए है ना, सोडा लाइम के साथ करवा दी, या मैं ये कह दूं बेसिक मीडियम दे दिया हम लोगों को। अब मैं कैसे कराऊं डीकार्बोक्सिलेशन? तो सुनो क्या होता है। यहां सबसे पहले यहां ये H+ बाहर निकल जाता है, क्लियर। जैसे ये H+ बाहर निकलेगा, H+ के बाहर निकलने के बाद हमारे को ये स्पीशीज मिलती है, ये लीजिए, और ये स्पीशीज के अंदर से हम एक CO2 बाहर निकाल देते हैं। जैसे इसके अंदर से हम एक CO2 बाहर निकालेंगे, ये लीजिए, ये लीजिए, एक CO2 बाहर निकलेगा और हमें एक कार्ब एनायन ऑब्टेन होगा, ये लीजिए। ये कार्ब एनायन स्टेबल होता है बिकॉज इट इज स्टेबल बाय द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के द्वारा ये स्टेबल होता है, ये लीजिए। और उसके बाद में हम यहाँ पर कोई भी एसिडिक मीडियम वगैरह लेते हैं और वापस से यहाँ प्रोटोनेशन करवा देते हैं, ये लीजिए। एक तरीका तो डीकार्बोक्सिलेशन का ये होता है, ये बेसिक मीडियम के अंदर होता है, सोडा लाइम के द्वारा होता है। ये हमें पता होना चाहिए, ये पूरी तरह से हमें पता होना चाहिए कैसे डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है, क्लियर। और एक डीकार्बोक्सिलेशन होता है, वो होता है हीट करने पर, मतलब हीटिंग साइन से भी हमारे को डीकार्बोक्सिलेशन, हीट करने पर भी जो डीकार्बोक्सिलेशन होता है ये हमें करवाना आना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी तरह से हमारे को क्लियर होना जरूरी है। अब हीट करने पर डीकार्बोक्सिलेशन कैसे होता है, जरा किसको देखेंगे आप लोग, राइट। बिल्कुल ये बातें हमारे को आनी ही चाहिए, ये ध्यान रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये रिएक्शन के दौरान बीच में स्टेप्स जोड़ जोड़ के पूछे जाते हैं,
क्लियर, मतलब एक सवाल है तो किसका, लेकिन बीच में ये डीकार्बोक्सिलेशन का स्टेप जोड़ दिया और सवाल को बना दिया गया, तो आपको करना आना चाहिए। ओके, चलिए, तो हीट करने पर डीकार्बोक्सिलेशन कैसे हुआ जरा देखेंगे आप लोग। देखो, बीटा कीटो एसिड को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये लीजिए, बीटा कीटो एसिड मैंने ऐसे लिख दिया, देखना, ये है बीटा कीटो एसिड, करेक्ट। अब होता क्या है जरा देखेंगे, ये जो बीटा कीटो एसिड हमने ऐसे लिखा, मैंने कहा इसको हीट किया गया, यही तो सीख रहे हैं कि हीट करने पर डीकार्बोक्सिलेशन कैसे हुआ। बेसिक का तो समझ में आ गया है, अब मैं हीट करने पे सिखा रहा हूं आप लोगों को। जब इसे हीट किया गया तो हीट करने पर क्या रहा जरा देखेंगे इधर, देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां गए, करेक्ट, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहां से यहां आ गए, और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आ गए, और हमारे को एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ऑब्टेन होती है। और वो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मैं यहां इस प्रकार से बना सकता हूं, देखो, वो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मैं इस प्रकार से यहां पर बनाऊंगा, ये लीजिए, और ये लीजिए, ये मैंने यहां साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना के दिया आप लोगों को। और जैसे ही यहां से CO2 बाहर निकलेगा, मैं ये कह रहा हूं, देखो इधर, ये इनॉल मिल गया, ये लीजिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये लीजिए R, और साथ में ये लीजिए डबल बॉन्ड O, ये C, और ये डबल बॉन्ड O, ये हमारे को प्रोडक्ट मिला। मैं कह रहा हूं दिस वन इज द CO2, ये लीजिए, और ये जो इनॉल मिला ना, इनॉल, इसको मैंने वापस से टॉटोमराइज्ड करा दिया, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां, और इस इनॉल से हमारे को मिल गया ये कार्बोनाइल, करेक्ट। ये लीजिए, ये मैंने यहां दोनों स्पीशीज बना ली। तो देखो, ध्यान से देखो, ऊपर भी आपको वही कीटोन मिल रहा था, नीचे भी वही कीटोन मिल रहा है। ऊपर जो कीटोन मिला वो बेसिक मीडियम के अंदर डीकार्बोक्सिलेशन करवा के मिला, और यहां जो कीटोन मिला ये बीटा कीटो एसिड को सिंपल हीट करने से मिला। अब मैं आता हूं वापस से सवाल पे और आपको बताता हूं, देखो यहां इस सवाल में आगे हमें हीट दिया गया है इस बीटा कीटो एसिड के साथ, और बीटा कीटो एसिड के साथ अगर हमें हीटिंग साइन दिया है, इसका मतलब डीकार्बोक्सिलेशन का ये स्टेप कहा जा सकता है। यानी ये स्टेप किसका कहा जा सकता है कि इस स्टेप के अंदर डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा होगा, और जब डी कार्बोक्सिलेशन इस स्टेप के अंदर होगा ना, इस स्टेप में क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन। देखो यहां इस स्टेप के अंदर मैं कह रहा हूं डी कार्बोक्सिलेशन करवा रहे हैं, राइट। जैसे डीकार्बोक्सिलेशन होगा, उस डीकार्बोक्सिलेशन के स्टेप्स को मैं कैसे लिखूंगा जरा वो देखना आप। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर, और हमारे को ये स्पीशीज ऑब्टेन हो गई, ये डबल बॉन्ड हो गया और ये इनॉल हो गया, एंड इनॉल फाइनली कन्वर्ट इनटू द कीटो फॉर्म बाय टॉटोमेरिज्म, और हमें ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। और ये प्रोडक्ट यहां पर कौन से ऑप्शंस में है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिस वन इज द आंसर। ये प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा इस सवाल के अंदर। ओके, तो यहां पर देखिए बहुत काम की चीजें क्या थी, सिंपल, कीटो कार्बिन का बनना और उससे किटीन का ऑब्टेन होना, यहां तक का स्टेप कॉमन स्टेप था, यहां तक दिक्कत नहीं थी। एक्वस THF को समझना, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी इसके अंदर, जो समझ गया वो आगे बढ़ गया। और बीटा कीटो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हीटिंग साइन से ये हमारे को पता होना चाहिए था कि बीटा कीटो एसिड्स ऑन हीटिंग साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाते हुए CO2 को बाहर निकालते हैं। करेक्ट, ये बात हुई आप लोगों के इस सवाल की। अब मैं बात करता हूं एक और सवाल की, बहुत ही अच्छा सवाल है, देखेंगे जरा।
ये बीटा कीटो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन सिखा दिया मैंने आपको। अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही प्यारा सवाल, इंपॉर्टेंट, डाल देना, कभी भी आ जाएगा एग्जाम के अंदर। देखो इस सवाल को मैं सॉल्व करता हूं। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिएगा इस सवाल के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो डाई एजो एल्केन हम लोगों को दी हुई है ना, इस डाई एजो एल्केन में से N2 बाहर निकाली। हमारे को पता है जब डाई एजो एल्केन को आगे हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, ये लीजिए, तो क्या हो जाता है, यहां से N2 बाहर निकलेगी। और जैसे ही यहां से N2 बाहर निकली, N2 के बाहर निकलने के बाद हमारे को ये स्पीशीज मिलती है। जरा देखेंगे आप लोग, ये लीजिए, ये मिली, जिसको आप कह रहे हो कार्बीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्बीन है ये। अब इस कार्बीन में एक रीअरेंजमेंट होगा, और वो रीअरेंजमेंट ही हमें यहां समझना है। बहुत ही मतलब गजब का इसमें रीअरेंजमेंट आपको दिखाई देगा। देखो यहां इस रीअरेंजमेंट को मैं इस तरीके से शो करता हूं। देखो यहां कार्बीन के पास वाला एटम अल्फा, और यहां अल्फा के पास वाला ये कार्बन है, और ये कार्बन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और माइग्रेट करेगा। और वो माइग्रेशन मैं जरा दिखाता हूं, यहां देखिएगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और माइग्रेट करेगा। अब इससे क्या हुआ वो जरा आप लोग देखो। अगर ये एनाइनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को लेकर माइग्रेट करेगा। इससे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो जाएगा, और चूंकि इस न्यूट्रल एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज आके जुड़ रही है, इसलिए ये कार्बन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा ड्यूरिंग द रीअरेंजमेंट, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाएंगे। और देखो इस कनेक्टिविटी से फाइनली हमें जो स्पीशीज मिलेगी वो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। जरा देखेंगे आप लोग, यहां से ये ऐसे की ऐसे लिखा मैंने, करेक्ट, और ये लीजिए यहां से ये डबल बॉन्ड हो, और बॉन्ड बन गया इसके साथ, ये यहां ऑक्सीजन था, राइट, और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी बॉन्ड बन गया ड्यूरिंग द रीअरेंजमेंट। यानी मैं बनने वाली ये स्पीशीज ऐसे लिखूंगा, और फिर मैं जब इसको जमा के लिखूंगा तो आपको यहां एक 1,2 डाइकार्बोनाइल ऑब्टेन होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज। ये लीजिए, यानी हमारे को आफ्टर द रीअरेंजमेंट, देखो क्या गजब का रीअरेंजमेंट है ये। यहां पर एकदम से क्लिक नहीं होती ये चीजें, लेकिन हाँ कंसेप्ट अगर हमारा क्लियर है तो बड़े ही आराम से हम ये सवाल कर सकते हैं। कैसे कि कार्बीन के पास वाला एटम अल्फा, और अल्फा एटम पे लगा हुआ ग्रुप माइग्रेट करता है, तो हम आराम से ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ वो प्रोडक्ट क्या है, दैट इज द 1,2 डाइकार्बोनाइल। ये लीजिए, हमारे को 1,2 डाइकार्बोनाइल ऑब्टेन होते हैं। ओके, ये बात करी मैंने सवाल की। अब मैं इसमें आगे बढ़ता हूं, आगे देखिएगा। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं इससे मिलती जुलती रिएक्शन, यानी जिसमें वुल्फ रीअरेंजमेंट है, और पुराना जो हमने प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन पढ़ा उसका भी टॉपिक इन्वॉल्व है। इनसे मिलकर एक रिएक्शन बनेगी, और उस रिएक्शन का नाम है आर्नट आइंस्टीन सिंथेसिस। यानी अब मैं आप लोगों से जो डिस्कस कर रहा हूं रिएक्शन, वो है आर्नट आइंस्टीन सिंथेसिस। देखिएगा है ना, उस रिएक्शन के अंदर हम क्या लेते हैं और क्या बनता है। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे आर्नट आइंस्टीन सिंथेसिस, आप लोग हेडिंग डालेंगे आर्नट आइंस्टीन सिंथेसिस। देखो आर्नट आइंस्टीन सिंथेसिस है क्या, पहले तो आप ये चीज समझो। आर्नट आइंस्टीन सिंथेसिस के अंदर हम एक कार्बन हायर, यानी एक कार्बन ज्यादा का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। क्या मतलब है कि सपोज हमारे को ये कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है, अब ये एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, हमें इससे मतलब ही नहीं है। यहाँ R इक्वल्स टू एल्काइल हो सकता है, याद रहे, और यहाँ R इक्वल्स टू एराइल हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रहे। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल तो किससे करवाऊं,
पहली स्टेप मैं इसकी रिएक्शन SOCl2 या COCl2 से करवाऊं। आपको पता है चाहे SOCl2 ले लो चाहे COCl2 ले लो, इस कार्बोक्सिलिक एसिड से सबसे पहले एसिड हैलाइड मिलेगा और फिर मैं उस एसिड हैलाइड की रिएक्शन CH2N2 के साथ करवाऊं, देन followed by heating and then it is treated with water। तो फाइनली हमारे को एक कार्बन ज्यादा का कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होता है। इस रिएक्शन को मैं कहता हूं आंट आइंस्टाइन सिंथेसिस। इसमें एक कार्बन ज्यादा का हमारे को कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, यानी एक CH2 का इंक्रीमेंट हो जाता है प्रोडक्ट में। इस रिएक्शन को हम कहते हैं आंट आइंस्टाइन सिंथेसिस। अब ये आंट आइंस्टाइन सिंथेसिस कैसे हुई, जरा मैं इसको आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं। ये आंट आइंस्टाइन सिंथेसिस कैसे होती है, इसमें क्या क्या स्टेप होते हैं, इन्हें जरा मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। देखो मैं अब इसकी मैकेनिज्म लिख रहा हूं, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म, तो आपकी हेडिंग है मैकेनिज्म। जरा इस मैकेनिज्म को आप ध्यान से देखेंगे। देखो कुछ नहीं है इसकी मैकेनिज्म के अंदर, क्योंकि मैकेनिज्म में जो स्टेप्स इन्वॉल्व है ना, वो सारे स्टेप हम टुकड़ों में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। अगर मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन SOCl2 से कराता हूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड हैलाइड ऑब्टेन होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से हमारे को क्या मिलते हैं, एसिड हैलाइड। ये लीजिए मिल गया एसिड हैलाइड। अब इस एसिड हैलाइड की रिएक्शन आगे किससे होगी, जरा वो भी समझ लें आप लोग। इस एसिड हैलाइड की रिएक्शन आगे करवाई जा रही है डाईएजो मीथेन के साथ। ओहो, डाईएजोमीथेन के साथ जब रिएक्शन होगी तो याद करो ये कौन से नंबर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, ये था 8th नंबर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एसिड हैलाइड की रिएक्शन जब डाईएजोमीथेन के साथ करवाई जाती है तो मैंने आपको क्या सिखाया है, मैंने आपको सिखाया है ये Cl आप यहां से हटा देना और इस Cl को हटा के यहां पर क्या लगा देना, कार्बीन CH लगा देना, यानी कि आप यहां ये स्पीशीज बनाओगे। ये लीजिए आपको यहाँ कीटो कार्बीन मिल जाएगी। अब ये कीटो कार्बीन कैसे मिली है ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। ये हमारे को क्या मिल गई यहाँ पे, कीटो कार्बीन। ये लीजिए करेक्ट, ये जो कीटो कार्बीन हम लोगों को मिली, अब इस कीटो कार्बीन में हमें वुल्फ रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा। यानी मैं इस कीटो कार्बीन को अब हीट करूंगा, हीट करने से ये R यहां से यहां चला गया और ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले गए। जैसे ये स्टेप हुआ हमारे को इससे ये कीटीन ऑब्टेन हो गई। ये लीजिए RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यानी डाईएजोमीथेन का यूज सिखा दिया है मैंने, कार्बीन का बनना और हीट साइन करने से वुल्फ रीअरेंजमेंट। यानी इस स्टेप के अंदर हमारे को क्या देखने को मिल रहा है, इस स्टेप में हमारे को वुल्फ रीअरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। यानी मैं कहूंगा इस स्टेप में वुल्फ रीअरेंजमेंट हो रहा है। करेक्ट, अब ये जो वुल्फ रीअरेंजमेंट यहाँ पे हुआ, इस वुल्फ रीअरेंजमेंट के बाद आगे क्या होगा जरा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आफ्टर द वुल्फ रीअरेंजमेंट इसकी रिएक्शन, आफ्टर द वुल्फ रीअरेंजमेंट जो कीटीन हमारे को मिली है इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई है, हमने इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाई है। और कीटीन वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या देता है वो हमारे को पता है। यहाँ पर एक जगह न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जुड़ेगा और एक जगह इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जुड़ेगा। यानी एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यहाँ जुड़ता है और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यहाँ जुड़ता है। और जब ये स्टेप होंगे तो हम लोग प्रोडक्ट को ऐसे लिखेंगे, यहाँ OH लग गया और यहाँ H लग गया। ये लीजिए ये बन गया। और मैं फिर इसको जमा के लिखूं तो मैं बनने वाले प्रोडक्ट को इस प्रकार से लिख सकता हूं। ये लीजिए RCH2 COOH और ये लीजिए ये CH2, इसी की मैंने चर्चा की थी। ये एक कार्बन ज्यादा का कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे को मिल रहा है बाय
आर्नट आइंस्टाइन सिंथेसिस। क्लियर? अब एक चीज ध्यान रखना, ये कार्बीन कैसे बनी इसको मुझे मैकेनिज्म से समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन में हम लोग कर चुके हैं। कीटो कार्बीन में वुल्फ रीअरेंजमेंट होता है, अभी सीखा है, जिससे कीटीन मिलती है। कीटीन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर रखती है और इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है। ये सब कुछ बातें हम लोग सीख चुके थे, तो हमारे को ये पूरी आर्नट आइंस्टाइन सिंथेसिस आराम से समझ में आ गई है। क्लियर? तो आपने देखा यहां वुल्फ रीअरेंजमेंट क्या होता है, किसमें होता है, और जैसे वुल्फ रीअरेंजमेंट कीटो कार्बीन में होता है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा रीअरेंजमेंट कीटो नाइट्रीन में मिलता है। कीटो कार्बीन में वुल्फ रीअरेंजमेंट के बाद हमें कीटीन मिलती है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर एंड अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल एंड गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बिल्कुल वैसे ही आइसोसाइनेट भी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर रखती है और उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल के अटैक से हमारे को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखने को मिलता है। ये मैंने आपसे आज अभी पहला रीअरेंजमेंट डिस्कस कर लिया है कार्बीन्स का, और दैट इज द वुल्फ रीअरेंजमेंट। ये पूरी तरह से समझा चुका हूं मैं आपको। अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, यानी कि कार्बीन्स के अंदर इलाइड्स बनाते हुए 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट की अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें मैं सल्फर इलाइड या ऑक्सीजन इलाइड्स इनकी चर्चाएं आपके साथ करूंगा। तो अब आप लोग हेडिंग डालिएगा 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। हेडिंग डालेंगे 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। 2,3 sigma tropic rearrangement via formation of sulfur elite या कह दो ऑक्सीजन इलाइट। एक्सेट्रा। करेक्ट? अब वो कुछ भी हो सकता है, इसमें आपको परेशान होने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए, अब मैं इनकी चर्चाएं आप लोगों से करने वाला हूं। ये लीजिए। करेक्ट? अब आप देखिएगा 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट सबसे पहले तो कहां होता है, इसकी चर्चा करनी हम लोगों को आनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए यदि 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक का बेसिक स्केलेटन क्या है, ये चीज समझो। तो 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक का जो बेसिक स्केलेटन होता है ना, वो बेसिक स्केलेटन होता है ये, इसको जरा समझो। ये ए और ये बी, जहां ए के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखेगा। याद रहे 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का बेसिक स्केलेटन ये होता है। मतलब आपको बहुत बड़े मॉलिक्यूल के अंदर ये एक छोटा सा पार्ट आपको नजर आएगा। ये आपको अगर दिखने लग गया तो आपको 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक बड़े ही आराम से नजर आने लगेगा। अब आप देखना यहां ये जो 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक का जो बेसिक स्केलेटन मैंने आपको बताया है, एक्चुअली इसमें ये जो ए जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक्चुअली इस ए और पास वाले एटम के बीच का बॉन्ड टूटता है हमेशा। मतलब हमेशा इस ए और इस कार्बन एटम के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ऑलवेज, ये ध्यान रखना। और जिन दो एटम्स के बीच का बॉन्ड टूटता है ना, उन्हें हम नंबर 1 और नंबर 1 देते हैं। ये लीजिए, इन्हें हमने क्या क्या नंबर दे दिया, नंबर 1 और नंबर 1। बॉन्ड हमेशा इनके बीच का टूटेगा इन 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, ऑलवेज, ये ध्यान रखना, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के लिए। अब जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड बनेगा किस किस के बीच में, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में बॉन्ड जो बनता है ना, वो बॉन्ड बनता है इस बी और इस कार्बन के बीच में। तो मैं नंबरिंग को कंटिन्यू करूंगा, तो मैं 1 के आगे चलूंगा तो इसको 2 नंबर मिलेगा, और इसके आगे चलूंगा तो ये 2 नंबर मिलेगा, और ये 3 नंबर मिलेगा। तो आपको देखना क्या है कि जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है ना, जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है, याद रखिएगा, हम वो वाली नंबरिंग सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के लिए काम में लेते हैं। तो जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, उनको नंबरिंग क्या क्या मिल रही है, एक 2 नंबर और एक 3 नंबर। इसलिए मैं इस होने वाले रीअरेंजमेंट को क्या नाम दूंगा, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। मैं क्या नाम दूंगा, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। और इस 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के लिए अगर मैं एरो मार्किंग बताऊं तो कैसे दिखाऊंगा, देखो, ये इलेक्ट्रॉन
यहाँ बॉन्ड बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ले लेगा और मैं बनने वाली इस स्पीशीज को ये शो कर सकता हूं, देखो इस प्रकार से शो कर सकता हूं। इस बनने वाली स्पीशीज को यहाँ ये डबल बॉन्ड आ गया और इसने बी के साथ बॉन्ड बना लिया और बी के साथ ये ए आ गया। ये 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट इस प्रकार से होता है। अब जो काम की बात है उसे आप लोग देखें। ये जो 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के अंदर ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला देखो इधर, ये वाला जो पोर्शन राइट, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन याद रखना वेरिएबल होता है। ये जो मैंने मार्किंग करी है ना इस पोर्शन को, ये पोर्शन वेरिएबल होता है। अब है क्या मतलब है वेरिएबल से? वेरिएबल से ये मतलब है कि यार ये वाला जो पोर्शन है हो सकता है ये हो सकता है ये साइक्लोहेक्सीन हो जाए। ये लीजिए यार, क्या क्या फर्क पड़ता है अब हमारे को, ये लीजिए होगा सब कुछ वैसा का वैसा ही। ये लीजिए अब मैं यहाँ पर 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट अगर बताना चाह रहा हूं तो मुझे नंबरिंग देनी पड़ेगी। नंबरिंग में दूंगा ये 1 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2, ये 3 और ये 2 नंबर। अब मैं यहाँ पर एरो मार्किंग चलाऊंगा और वो एरो क्या चलेगा, देखो इधर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इधर से इधर, ये यहाँ से यहाँ, और मैं क्या लिखूंगा इसको, ये वही लिखा जाएगा 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। ये लीजिए और जैसे ये 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा तो आफ्टर द रिएक्शन हमारे को यहाँ ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। ये लीजिए ये हुआ, ये यहाँ डबल बॉन्ड हुआ और ये लीजिए ये बी हो गया और ये लीजिए ये ए हो गया। अब मैंने क्या बोला यार अभी थोड़ी देर पहले कि ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन वेरिएबल है, वेरिएबल। और अगर ये वेरिएबल है मतलब अलग अलग तरीके से कुछ भी लिया जा सकता है, तो ये अब के क्या लिया ले सकता हूं मैं, वो भी आप देखो। हो सकता है मैं यहाँ ये बेंजीन ले लूं, यही चीजें तो समझनी होती है हम लोगों को। अगर मान लीजिए आपने ये बेंजीन ले ली, ये लीजिए ये ए, ये लीजिए ये बी, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो यहाँ पर हमें और क्या क्या देखना है वो जरा देखो। अगर ये बेंजीन है तो सबसे पहले तो मैं नंबरिंग करता हूँ 2,3 की। ये 1 नंबर होगा, ये 1 नंबर होगा, ये 2 नंबर होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा। यहाँ पर वही 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हमारे को देखने को मिलेगा। करेक्ट, देखो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, वही 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। मतलब मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, वही 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट वही देखने को मिल रहा है। और 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट जब यहाँ पर होगा तो देखो भैया कैसे रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, ये इधर और ये इधर से इधर। अब जब ये स्टेप्स यहाँ पर होंगे ना तो इन स्टेप्स के बाद हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी और इस स्पीशीज में हमारे को एक बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। ये लीजिए बी और ए यहाँ पर आके जुड़ गए, लेकिन अब आप देखिएगा यहाँ पर एरोमेटाइजेशन बेंजीन रिंग का डिस्टर्ब होता हुआ दिख रहा है। इससे अब यहाँ एरोमेटाइजेशन आएगा और जब यहाँ एरोमेटाइजेशन आएगा तो ये H यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, यानी इस स्टेप के अंदर मैंने क्या लिख दिया, इस स्टेप के अंदर मैंने लिख दिया इस स्टेप में आने वाला एरोमेटाइजेशन, यानी यहाँ मैं बात करूंगा एरोमेटाइजेशन की। और ये एरोमेटाइजेशन इससे पहले कहीं पर भी हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा था, बिकॉज हमने बेंजीन रिंग यूज में ही नहीं ली थी। पहली बार मैंने यहाँ बेंजीन रिंग काम में ली है तो एरोमेटाइजेशन भी आएगा और जैसे यहाँ एरोमेटाइजेशन आएगा हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी। ये लीजिए ये हमारे को ऑब्टेन हो जाएगा। करेक्ट, तो सबसे पहले तो मैंने आपको 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट क्या होता है ये सिखाया है, बिकॉज जब तक ये पता ही नहीं कि एक्चुअली यार 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक के स्केलेटन्स क्या हैं, होता कैसे है, एरो वगैरह कैसे चलते हैं, जब तक ये पता ही नहीं होगा हमारे को हम एलाइड्स में 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक करा कैसे सकते हैं। भाई कार्बीन से एलाइड बनाते हुए मैं यहाँ पर 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक तो करवा लूंगा वो, लेकिन उससे पहले मैं 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक समझू तो सही होता क्या है, कैसे किन स्केलेटन्स में होता है। तो इस प्रकार के स्केलेटन्स में 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हमारे को मिलता है। अब मैं एग्जांपल्स लेता हूं, उतारोगे आप लोग इसको। और पहला सवाल जो हमारे को
इन 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में एलाइट्स बेस लेना है, वो है ये। देखिए ये सवाल कैसे सॉल्व होते हैं इन्हें मैं करके बताता हूं एक बार आप लोगों को, ताकि आपको इनकी बेसिक मीनिंग समझ में आए। देखो, और ऐसे सवाल पूछे जाते भी एग्जाम्स में, ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के जो हम लोग कर रहे हैं एग्जामिनेशन के हिसाब से, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, देखो होता क्या है यहाँ, सबसे पहले तो ये जो कंपाउंड हम लोगों ने लिया है इसकी रिएक्शन किससे होगी, इस कंपाउंड के साथ। देखो पहले तो मैं कार्बीन का प्रिपरेशन एक बार सिखा दूं आपको। देखो मैं आपको रिकॉल करा दूं चीजें। ये मैंने डाईएजो एल्केन यहां लिया है, और आप याद कीजिए कि कॉपर सॉल्ट की प्रेजेंस में यहां से N2 बाहर निकलती है, करेक्ट। ये मैंने प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन में सिखाया है, दैट इज अ प्रिपरेशन नंबर 6 and 7, प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन फ्रॉम डाईएजो मीथेन एंड प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन फ्रॉम डाईएजो एल्केन। तो ये डाईएजो एल्केन में से N2 बाहर निकलेगा, आपको यहाँ कॉपर सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट या रोडियम सॉल्ट की प्रेजेंस मिल सकती है। तो जैसे ये कार्बीन बनेगी, हम उस कार्बीन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, ये लीजिए, दिस वन इज द कार्बीन। अब ये जो कार्बीन हमें मिली है ना, इस कार्बीन की रिएक्शन होगी इस कंपाउंड के साथ, और इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन होगी कैसे, जरा उसको हम लोग समझ लें। देखो ये जो कार्बीन है ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, हम जानते हैं कार्बीन जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, हम ये जानते हैं, करेक्ट। वैलेंस शेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं इनके अंदर। तो होगा क्या, यहाँ इस सल्फर के ऊपर लोन पेयर्स अवेलेबल हैं। अगर ये लोन पेयर कार्बीन को दे दिया जाए तो देखो क्या होगा, अगर ये लोन पेयर कार्बीन को दे दिया जाए तो क्या होगा, इससे जरा आप लोग समझेंगे। सल्फर अपना लोन पेयर जैसे कार्बीन को देगा, मैं इस बनने वाली स्पीशीज को ऐसे लिख सकता हूं, ये लीजिए, ये मैंने यहां पर इस स्पीशीज को लिख के दे दिया आप लोगों को, राइट। ये जो बनने वाली स्पीशीज ऐसे लिखी गई, तो देखो इधर एक्चुअली में सल्फर ने अपना लोन पेयर इसको दिया है तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, एक्चुअली में तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। अरे सल्फर ने अपना लोन पेयर अगर इसको दिया है ना, तो ये बना तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड से दिखाते हैं तो डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर के ऊपर माइनस लगाया जाता है। तो मैं यहां डोनर के ऊपर तो लगाऊंगा प्लस और एक्सेप्टर के ऊपर लगाऊंगा माइनस, ये लीजिए, ये स्पीशीज हम लोगों को मिलेगी, करेक्ट। अब आप ध्यान से देख लीजिए आपको क्या क्या मिल चुका है। अरे देखो आप लोगों को यहाँ क्या क्या मिल चुका है, आपको ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, डबल बॉन्ड के बाद ये आपको ये कार्बन नजर आ रहा है, उसके बाद आपको सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है और CH पे आपको नेगेटिव चार्ज भी नजर आ रहा है, यानी 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट की आपको स्पीशीज नजर आ रही है अगर आप यहां से इसको देखते हैं तो। और 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के अंदर हम हमेशा इनके बीच का बॉन्ड तोड़ते हैं और बॉन्ड किन किन के बीच में बनाते हैं, इस 2 नंबर और इस 3 नंबर के बीच में, इनके बीच में बॉन्ड बनता है, हम लोगों को पता है। बस इसी कंसेप्ट को हमें यहाँ काम में लेना है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज के पास वाला एटम ये एटम हो गया, करेक्ट। मैं इसके और इसके बीच का बॉन्ड तोड़ने वाला हूं, ये 1 नंबर और ये 1 नंबर, ये लीजिए। और बॉन्ड किस किस के बीच में बनने वाला है, इसके और इसके बीच में बॉन्ड बनने वाला है। तो मैं यहाँ पर नंबरिंग को कंटिन्यू करता हूं, ये 2 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया और ये 3 नंबर हो गया, और 2 नंबर एटम और 3 नंबर एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। और मैं एरो रिप्रेजेंटेशन कैसे बताता हूं वो भी जरा आप लोग देख लें। पॉजिटिव चार्ज सल्फर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेगी, याद करो ये इलेक्ट्रॉन लेता है, करेक्ट। उसके बाद क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, यानी ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, और जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज यहां
अटैक करती है। ये लीजिए, ये स्पीशीज हमारे को मिलेगी ड्यूरिंग द 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। और उसमें 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कैसे बताया जाता है ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। जैसे ये 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा, देखो क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन देखने को मिलेगा हम लोगों को। रिंग एक्सपेंशन मतलब ये और ये कार्बन बॉन्ड बना गए और ये बॉन्ड टूट चुका है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमें 8 मेंबर्ड रिंग देखने को मिलेगी। अब ये जो 8 मेंबर्ड रिंग है वो 8 मेंबर्ड रिंग मैं यहाँ पर ये लीजिए इस तरह से बना लेता हूँ। बना लिया मैंने 8 मेंबर्ड रिंग। इस 8 मेंबर्ड रिंग के अंदर हमें एक सल्फर लगी हुई मिल रही है। मैं वो सल्फर यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो ये सल्फर, सपोज मैंने यहाँ लिख दी कि ये सल्फर है। यहाँ पर अगर ये सल्फर है तो सल्फर के आगे CH और CH से क्या लगा हुआ है, COOET, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है। करेक्ट। अब मैं आगे की बात करता हूँ। करेक्ट। देखो आगे की बात करता हूं कि यहाँ ये कार्बन जिससे लगा है उसके अगले बॉन्ड पे डबल बॉन्ड है, यानी कि ये जहां लगा है, ये जहां लगा है उसके आगे, ये जहां लगा है उसके आगे, यानी यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा। ये हमारे को आफ्टर 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। क्लियर। तो देखो ध्यान से फिर से कितने मेंबर्ड रिंग मिल रही है, 8 मेंबर्ड रिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मेंबर्ड रिंग हमारे को मिल रही है। और सल्फर के अगला कार्बन, सल्फर के अगले कार्बन और इससे लगा है COOET और ये जिससे लगा है उसके आगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ये हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा आफ्टर द 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट इन द गिवन रिएक्शन। क्लियर। चलिए ये बात हुई आपके 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के लिए फर्स्ट एग्जांपल की। तो कैसे बना, पहले कार्बीन बनी, कार्बीन के ऊपर एक ऐसी स्पीशीज ने अटैक किया जो कि लोन पेयर रखती है और हमें इलाइट्स मिले। अब चूंकि सल्फर ने अटैक किया तो सल्फर इलाइट्स मिल गए, ऑक्सीजन अटैक करता तो ऑक्सीजन इलाइट्स मिल जाते, नाइट्रोजन अटैक करता तो नाइट्रोजन इलाइट्स मिल जाते। इस प्रकार से कैसे भी इलाइट्स हम लोगों को मिल सकते हैं, ये ध्यान आप लोगों को रखना है। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, जरा देखिएगा आप लोग। देखो अब मैंने जो सवाल लिया है वो आप लोगों के सामने है, बस इसके अंदर दैट रखना कार्बीन मैंने अब तक जितने भी मेथड्स बताए उससे ये अलग है, क्योंकि अभी 2-3 कार्बीन और है जो अभी हम थोड़े मतलब अगली क्लासेस के अंदर देखेंगे। दैट इज द सिमंस स्मिथ कार्बीन, दैट इज द स्वाडा रिएजेंट, ये अभी हम लोग देखने वाले हैं आने वाली क्लासेस के अंदर। लेकिन हाँ, इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जरा आप लोग देखिएगा यहाँ क्या हो रहा है, आप लोग तो वो देखो। यहाँ पर हमारे को ये जो CH2I2 और डाई इथाइल जिंक मिला है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी। देखो इधर CH2 मैं कह दूं ये तो I हो गया और ये ZnAt स्पीशीज हो गई, और यहां से ये इथाइल आयोडाइड हमारे को मिल गया। ये जो स्पीशीज मिला ये हम कहते हैं जिंक कार्बिनॉइड। ये हमें कार्बीन सप्लाई करता है, ये जिंक कार्बिनॉइड है। क्लियर, जो कि हमें कार्बीन सप्लाई करेगा। ओके, अब आप देखिएगा यहाँ ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, ये रिएक्शन करेगा इस कंपाउंड के साथ जो हमने ले रखा है। ये लीजिए, इस कंपाउंड के साथ ये रिएक्शन करेगा। यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ हमने एमी ले रखी है और ये डैश के ऊपर सल्फर प्रेजेंट है और यहाँ वेज के ऊपर ये लगा हुआ है। अब इसकी रिएक्शन जब इस कार्बिनॉइड के साथ होगी तो जरा आप लोग देखेंगे क्या स्पीशीज हम लोगों को मिलेगी। जब ये कार्बिनॉइड रिएक्शन करेगा, राइट, तो होगा क्या, सल्फर जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, जिसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, वो अपने लोन पेयर से इस कार्बीन पर अटैक करेगा। पहले तो कार्बीन मिलेगी कैसे वो देख लें आप लोग। देखो जिंक अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को छोड़े और आयोडीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले ले तो आपको कार्बीन टाइप स्पीशीज बनती दिखाई दे रही है। आपको बताया था मैंने पिछली क्लास में कि अगर एक ही कार्बन पर दो ग्रुप निकल रहे हैं, दो स्पीशीज निकल रही है, एक बॉन्ड छोड़ के निकल रही है, एक बॉन्ड लेके निकल रही है, तो हमारे को कार्बीन मिलती है। और ये कार्बीन के ऊपर कौन अटैक करेगा, सल्फर अटैक करेगा, तो आपको यहां सल्फर एलाइट्स बनते हुए दिखाई देंगे। वो सल्फर एलाइट्स मैं एक बार आपको बना के देता हूं, जरा देखेंगे आप लोग। देखो जैसे यहां पर ये स्टेप हुआ, हमारे को क्या स्पीशीज मिल गई, देखेंगे जरा। ये लीजिए, ये डबल बॉन्ड हो गया, करेक्ट, ये डबल बॉन्ड है, ये Me लगा हुआ है
और डैश के ऊपर ये सल्फर और ये CH2, ये प्लस हो चुका है और ये माइनस हो चुका है और यहां सल्फर के ऊपर पीएच और लगा हुआ है। एक्चुअली हमें ये स्पीशीज मिल गई है। अब मैं भाई इस स्पीशीज के अंदर होने वाले 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट को जरा आप लोगों को बताता हूं। देखो 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट यहां कैसे हो रहा है तो आपको मैं बता दूं। स्केलेटन सामने है आपके, राइट। ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को मैं बताता हूं। उसके आगे एक और कार्बन, ये बता दिया। उसके आगे सल्फर लगा हुआ है, उसके आगे ये सल्फर लगा हुआ है, ये बता दिया। उसके आगे ये CH2 माइनस लगा हुआ है और सल्फर से PH लगा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ। ये सब कुछ आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है, राइट। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे और हमारे को 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट मिलने लगेगा। बस यही सब कुछ हमारे को यहाँ पर इंडिकेट करना है। तो बताइए, पॉजिटिव चार्ज सल्फर जहां लगा है उसके और सल्फर के बीच का बॉन्ड टूटेगा, दैट इज 1 and 1, राइट। और बॉन्ड बनेगा इस नेगेटिव चार्ज और उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बीच में। नंबरिंग को जरा बढ़ाएंगे, ये 2 नंबर और आगे बढ़ाएंगे, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, और आपको यहाँ 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का स्केलेटन नजर आने लगेगा। ये लीजिए 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक अरेंजमेंट यहां पर होगा। क्लियर। अब एक बात याद रखना कि 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट और 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट या और भी कई प्रकार के रीअरेंजमेंट है ना, मैं उनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, स्पेशली फॉर 2,3 एंड 3,3। बाकी तो आप सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस के अंदर सीखेंगे। जब पेरिसाइक्लिक हम पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स इसके डिस्कस होंगे, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही बेसिक बात बता रहा हूं फॉर द 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट एंड फॉर 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कि यहां हम एक सिग्मा बॉन्ड तोड़ते हैं, बिल्कुल तोड़ते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड टूटता है और एक नया सिग्मा बॉन्ड बनता है, राइट। 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में क्या हो रहा है भाई, एक बार वापस से देख लो। यहां मैं आपको याद दिला दूं, ये लीजिए, एक सिग्मा बॉन्ड ये टूटता है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड टूटा और एक नया सिग्मा बॉन्ड बना। ये लीजिए, ये नया बनने वाला सिग्मा बॉन्ड है, ये एक नया बनने वाला सिग्मा बॉन्ड है, ये लीजिए, और ये एक टूटने वाला सिग्मा बॉन्ड है, ये एक टूटने वाला सिग्मा बॉन्ड है, ये लीजिए, यही चीज है। तो एक सिग्मा बॉन्ड टूटता है और एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्लियर। याद रखिएगा कि जिस स्टीरियो केमिस्ट्री का सिग्मा बॉन्ड आप तोड़ते हो इन 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक और इन 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक, जिस स्टीरियो का आप सिग्मा बॉन्ड तोड़ते हो आप उसी स्टीरियो का नया सिग्मा बॉन्ड बनाओगे, क्योंकि आगे जाके आप स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट जब इसके देखोगे तो आप देखोगे ये वाला रीअरेंजमेंट हम सुपराफेसियल पढ़ते हैं अंडर थर्मल कंडीशन। 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट और 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट थर्मल कंडीशन के अंदर हम लोग सुपराफेसियल नेचर का पढ़ते हैं। ये हम पेरिसाइक्लिक में सीखेंगे। सुपराफेसियल का मतलब होता है कि कोई भी बॉन्ड जिस फेस से टूटे उसी फेस पे जाके बना दे, इसको हम कहते हैं सुपराफेसियल। तो अगर कोई एक सिग्मा बॉन्ड वेज से टूटेगा तो नया सिग्मा बॉन्ड वेज पर ही बनाना है। अगर आपने डैश पे सिग्मा बॉन्ड तोड़ दिया तो नया सिग्मा बॉन्ड डैश पे ही बनाना है। यानी जिस स्टीरियो का सिग्मा बॉन्ड तोड़ोगे ना उसी स्टीरियो का सिग्मा बॉन्ड आपको बनाना है। वेज से तोड़ोगे नया वेज पे बना देना, डैश का तोड़ोगे नया सिग्मा बॉन्ड डैश पे बनाना। ये बात हमेशा याद रखना फॉर द 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट एंड फॉर 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट अंडर थर्मल कंडीशन। ऑलवेज रिमेंबर, ये याद रखेंगे आप लोग, राइट। मैं वापस से इस सवाल पे आता हूं। देखो ये सवाल था, तो मैं जिस सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने वाला हूं ना, ध्यान से देखो, वो एक डैश स्टीरियो का है। और अगर डैश स्टीरियो का सिग्मा बॉन्ड आप तोड़ेंगे ना तो नया सिग्मा बॉन्ड डैश स्टीरियो का ही बनाएंगे। क्लियर। अब मैं यहां पर मैं एरो रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूं, जरा देखेंगे। ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये लीजिए। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां। ये मैंने 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के एरो मार्किंग कर दी। ये लीजिए, एक बार मैं और इस पे चला देता हूं। ये बॉन्ड टूट गया, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आ गए। क्लियर। जैसे ये स्टेप्स हुए, देखो भाई मैं बनने वाला प्रोडक्ट यहां बनाता हूं। ये लीजिए, ये लीजिए, राइट।
और यहां से ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये Me आ गया यहां, और मैं यहां डैश पे क्या लिख दूंगा, CH2SPH, ये लीजिए, ये प्रोडक्ट हमारे को मिलेगा आफ्टर द 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो इस प्रकार से एलाइट्स में होने वाले इन 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के बारे में आप लोगों को बिल्कुल पता होना जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और हम लोगों को आनी चाहिए, राइट। तो हमने देखा 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के लिए मैंने जो स्केलेटन बताए थे आपको शुरुआत में, वो स्केलेटन हम ड्यूरिंग द रिएक्शन बना रहे हैं। ये स्केलेटन ड्यूरिंग द रिएक्शन बन रहे हैं कैसे, कार्बीन और हेटेरो एटम के बीच में रिएक्शन से। अब मैं बिल्कुल इसी प्रकार के रिएक्शंस को और आगे बढ़ाता हूं। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, जरा देखेंगे आप लोग। देखो थर्ड एग्जांपल, और इसमें मैं ऑक्सीजन एलाइट्स बनाने वाला हूं, जरा देखें आप लोग, बहुत ही प्यारा एग्जांपल है। देखो करके बताता हूं मैं आप लोगों को। देखिएगा, यहां सबसे पहले क्या होगा जरा आप लोग समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस कंपाउंड को कॉपर सॉल्ट की प्रेजेंस देने पर, या मैं कह दूं सिल्वर सॉल्ट, या मैं कह दूं रोडियम सॉल्ट की प्रेजेंस देने पर N2 बाहर निकलेगी। जैसे ही N2 बाहर निकल गई, आपको यहां कार्बीन ऑब्टेन होगी। अरे आपको यहां क्या ऑब्टेन हो गई, कार्बीन। ये कार्बीन आपको यहां ऑब्टेन हो जाएगी, और ये जो कार्बीन हम लोगों को यहाँ ऑब्टेन हुई, अब इस कार्बीन की रिएक्शन देखिए किसके साथ होगी। तो देखो साफ साफ हमारे को नजर आ रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इस कार्बीन को दे दे तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। और कोऑर्डिनेट को जब हम सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड से शो करते हैं तो देखिएगा इस हेटेरो एटम पे पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हमारे को देखने को मिलेगा, और हम लोग ये स्पीशीज ऐसे लिखेंगे। तो अब आप ध्यान से देखिए, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का मटेरियल तैयार है, प्लस के साथ एक ये बॉन्ड लगा है, फिर डबल बॉन्ड लगा है, ये नेगेटिव चार्ज है, सब कुछ तो दिखाई दे रहा है। 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का पूरा हमारे को स्केलेटन नजर आ रहा है यहाँ पर। अब मैं 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के लिए यहाँ पर नंबरिंग करता हूँ, ये 1 नंबर और ये 1 नंबर, ये 2 और ये 3 और ये 2। बॉन्ड किस किस के बीच में टूटता है हम लोगों को पता है। पॉजिटिव चार्ज ये ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ अटैक करेगा। जैसे ये स्टेप हुए, अब आप देखिएगा रिंग एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा। रिंग एक्सपेंशन नहीं मिलेगा, बिकॉज ये बॉन्ड नहीं टूटा है, हमारे को इसका माइग्रेशन मिलेगा। मतलब ये बॉन्ड तो टूट गया और ये ग्रुप माइग्रेट होके इस कार्बन पर पहुंच गया, और आफ्टर द रीअरेंजमेंट जो हमारे को यहाँ प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, उस प्रोडक्ट को मैं कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करूंगा। जरा आप लोग देखेंगे, ये लीजिए, ये लीजिए, ये Me यहाँ पर हो गया, और यहाँ ये डबल बॉन्ड इधर चला गया। करेक्ट, ये प्रोडक्ट हम लोगों को ऑब्टेन होगा आफ्टर द 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, यानी यहाँ इस स्टेप में हमें 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट ऑब्टेन हो रहा है। क्लियर? ऐसे ही पिछले सवाल में भी इस स्टेप में ये 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट था, ठीक है। ये 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हम लोगों को मिला है, राइट। इस तरीके से हम लोग 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के सवाल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक पिछले सवाल में एक ऑप्शन, इसको सही कर लेना आप एक बार, यहाँ जो एक ऑप्शंस दिए थे ना मैंने, ये लीजिए, यहां पर एक्चुअली ये मिथाइल, ये जो मिथाइल है ना, ये यहां नहीं है, ये मिथाइल यहां और यहां है, इस जगह। करेक्ट, एक्चुअली ये प्रोडक्ट यहां है मिथाइल, बाकी सॉल्व मैंने कर ही दिया था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। चलिए अब आप लोग सवाल का सॉल्यूशन उतार लीजिए फटाफट। चलिए, तो आज के इस क्लास के अंदर हम लोग यहीं तक रखते हैं। 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट एंड वुल्फ रीअरेंजमेंट, ये दोनों रीअरेंजमेंट हम लोग इस क्लास के अंदर कर चुके हैं। अब इस रीअरेंजमेंट में एक पार्ट बचा है डोरिंग, लीव फ्लेम एलिन सिंथेसिस एंड स्कैट बॉन्ड रीअरेंजमेंट, और उसके बाद कार्बीन का पाई बॉन्ड में इंसर्शन और सिग्मा बॉन्ड में इंसर्शन। इस वाले पार्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लासेस के अंदर कवर करते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।